हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। आने वाले कल के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को मेरा नमस्कार। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे पेपर वन के पहले टॉपिक से। तो देखिए यहां पर बात हो रही है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के बारे में। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के बारे में, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के बारे में। तो देखिएगा, इस मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये दोनों मिनिस्ट्री के नाम आप ध्यान में रखना। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इन्होंने एक एमओयू, समझौता ज्ञापन जो है वो साइन किया है। और ये क्या कर रहे हैं? डेवलप कर रहे हैं नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को। कहां पर डेवलप कर रहे हैं? लोकेशन याद रखनी है, लोथल गुजरात में डेवलप कर रहे हैं। एक कॉम्प्लेक्स डेवलप हो रहा है। इस कॉम्प्लेक्स को जो है वो इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जा रहा है, जहां पर एंशियंट से लेकर मॉडर्न टाइम पर जो मैरीटाइम हेरिटेज है उसको शोकेस किया जा रहा है। आपको शायद याद आ रहा होगा, लोथल जो है, जो एक हम लोग को इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट देखने को मिलती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है गाइस, ये माना जाता है कि करीब 2500 से लेकर 1750 बीसी का ये पीरियड हम लोग को देखने को मिलता है। राइट, तो ये पीरियड इंडस वैली सिविलाइजेशन का। जिन स्टूडेंट्स ने इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्लास अटेंड नहीं करी है, फ्री क्लास अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगी अपने जनरल स्टडीज के चैनल की। उस चैनल पर चले जाइए। चैनल पर आप प्लेलिस्ट पर देखिएगा, प्लेलिस्ट पर आपको प्रीलिम्स वाली एक सीरीज जो है वो दिखाई देगी। उस सीरीज में इंडस वैली सिविलाइजेशन के टॉपिक को कवर कर लीजिए। पूरा का पूरा टॉपिक जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो पूरी चीज वहां पर समझाई हुई है, उसको जरूर आज ही के आज जो है वो कवर कर लीजिएगा। राइट, तो आप जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साइट है लोथल। और इसकी एक और चीज आपको पता होगी कि पोर्ट सिटी हम लोग को देखने को मिलती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, लोथल। राइट, पोर्ट सिटी है ये। राइट, और यहीं पर ही अभी हम लोग बना रहे हैं नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को। यहां पर लोगों को दिखाया जाएगा कि एंशियंट टाइम पर किस प्रकार से जो है वो लोथल हुआ करती थी, किस प्रकार से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो है वो ट्रेड किया करते थे, फॉरेन ट्रेड किया करते थे दूसरी कंट्री में। मेरा एक क्वेश्चन है, क्या कोई मुझे बता पाएगा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर
कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो है वो कौन सी कंट्रीज के साथ ट्रेड किया करते थे, तो उन कंट्रीज के नाम नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताएं। तो यहां पर एंशियंट लोथल जो सिटी है उसको रिक्रिएट किया जा रहा है। ये एक यूनिक फीचर इस कॉम्प्लेक्स का, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का हमें देखने को मिल रहा है। ये चीज आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो कि बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखनी है। अब हुमायूं का टॉम जो है, मकबरा जो है हुमायूं का, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे और मुगल आर्किटेक्चर की चर्चा करेंगे। आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से इस टॉपिक को जो है वो आप समझिएगा। न्यूज में ये टॉपिक क्यों आया है, हमारे लिए बिल्कुल काम का नहीं है, राइट। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन दे दिए हैं, ताजमहल को और हुमायूं टॉम को जो है वो रीओपन कर दिया गया है, तो इसलिए ये टॉपिक न्यूज में था, हमारे लिए काम का नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आपको ध्यान में रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आती है। प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जो पुराने हिस्टोरिकल जितनी भी चीजें हैं उसके ऊपर रिसर्च करने की और जो कल्चरल हेरिटेज है हमारी कंट्री के उसको प्रोटेक्ट करने का जिम्मा भी जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है। क्वेश्चन एक बनेगा बहुत बढ़िया सा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए कि कल्चरल हेरिटेज जो है हमारी कंट्री के, उनको प्रोटेक्ट करने का जिम्मा जो है वो किस पर्टिकुलर बॉडी के पास है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपको ध्यान में रखना है। और किस मिनिस्ट्री के अंडर पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलोगे, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, राइट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखिएगा। हुमायूं टॉम की अब हम लोग चर्चा करते हैं, हुमायूं के मकबरे की हम लोग चर्चा करते हैं। कब बना था हुमायूं टॉम? 1570 में बना था हुमायूं का मकबरा। और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहला गार्डन टॉम हम लोग को देखने को मिलता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पहला गार्डन मकबरा हम लोग को देखने को मिलता है, उद्यान मकबरा था ये, राइट। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, 1570 में बना है, पहला गार्डन टॉम है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हुमायूं टॉम। और आप मुझे बताएंगे कि ताजमहल इससे पहले बना था या इसके बाद बना था? बता सकते हैं आप लोग मुझे, ताजमहल इससे पहले बना था या बाद में बना था? तो देखिएगा, इस ताजमहल जो बना था, एक मिनट रुकिए, गड़बड़ कर रहा है। हाँ, ताजमहल जो बना था वो हम लोग को 1631 में देखने को मिला था। ये टाइम पीरियड इसका 1631 है। कई कई जगह पर जो है वो लिखा हुआ है 1630 से लेकर 1650, इस समय जो है वो ताजमहल बना था, राइट। ताजमहल आगे चल के थोड़ी देर बाद ताजमहल के बारे में और कुछ मैं आप लोग को जो है वो डिटेल्स प्रोवाइड कराऊंगा, बट आप ध्यान में रखना इसके बाद जो है वो ताजमहल बनाया गया था, राइट, शाहजहां के द्वारा। और किसके अंडर ये बनाया गया था? तो अकबर, ग्रेट एम्परर अकबर ने जो है वो बनवाया था हुमायूं टॉम, हुमायूं का मकबरा। तो ये पॉइंट्स आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, राइट। और ये जब मकबरा बना था ना, तो उसी के बाद ही हम लोग को देखने को मिला था कि काफी सारे आर्किटेक्चरल इनोवेशन जो है वो हम लोग को देखने को मिलना शुरू हो गए थे। तो इसके बनने के बाद जो है वो बहुत सारे टॉम्स, पैलेसेस, मस्जिद, बहुत सारी चीजें जो है वो बनी थी मुगल काल के दौरान। और गाइस, ये हुमायूं के मकबरे को हम लोग क्या बोलते हैं? डॉर्मिटरी बोलते हैं, शायनागर हम लोग जो है वो इसको बोलते हैं, शायनागार, राइट। तो ये क्या है? तो यहां पर बहुत सारी मुगल फैमिलीज जो है उनकी कब्रें हम लोग को यहां पर देखने को मिलती हैं। तो 150 से भी ज्यादा मुगलों की कब्रें कहां पर है, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो हुमायूं टॉम आप लोग को ध्यान में रखना है। क्लियर है यहां तक बातें? अब देखिए, चार बाग जो है गाइस, कुरान के स्वर्ग की 4 नदियां हम लोग को देखने को मिलती है। कुरान के स्वर्ग की 4 नदियां, 4 बाग हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट। तो इनके साथ 4 क्वाड्रेंट गार्डन हम लोग को, चतुर्भुज उद्यान हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो 4 बाग जो है, अगर क्वेश्चन आ जाए 4 बाग क्या है, तो कुरान के स्वर्ग की 4 नदियां हैं, राइट। तो उसे कुरान के स्वर्ग की 4 नदियां कहते हैं। और ये क्वाड्रेंट गार्डन, इसमें हम लोग को 4 क्वाड्रेंट गार्डन देखने को मिलता है, 4 बाग, राइट। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी। तो ये एक इसकी कुछ खासियत है और इसमें हम लोग को 4 बाग देखने को मिलता है। और यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, इसने 1993 में रिकॉग्नाइज किया था इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर। मेरे कुछ क्वेश्चन है, इसका आंसर नीचे लिखकर बताइए अभी के अभी। रेड फोर्ट जो है और ताजमहल, तो इनको यूनेस्को ने कब रिकॉग्नाइज किया था, किस ईयर में रिकॉग्नाइज किया था एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, रेड फोर्ट को और ताजमहल को? जरा बताइए नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर, थोड़ी देर बाद इसका आंसर मैं आपको देता हूं।
अब देखिए, मुगल आर्किटेक्चर की थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं, मुगल वास्तुकला की चर्चा करते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड आपसे मेंस में चीजें जो है वो पूछी जा सकती हैं, राइट, जिसको आप लिखेंगे, राइट, और प्रीलिम्स में भी आ सकता है। तो मुगल आर्किटेक्चर जो है वो कब डेवलप हुआ था इंडिया के अंदर, तो आपका आंसर होना चाहिए मिड 16 से लेकर लेट 17 सेंचुरी के बीच में मुगल एम्परर के समय पर हम लोग को नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया पे देखने को मिला था कि ये वाली जो स्टाइल थी मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल, ये डेवलप हुई थी, राइट। और मुगल एम्परर्स के अंडर पर्शियन, इंडियन और भी काफी सारे प्रोविंशियल स्टाइल्स का हम लोग को इसमें एक फ्यूजन देखने को मिलता है। तो मुगल आर्किटेक्चरल क्या है गाइस, तो एक सेपरेट कोई आर्किटेक्चर नहीं है, ये फ्यूजन है। इसमें इंडियन का भी, इंडियन आर्किटेक्चर का भी, पर्शियन आर्किटेक्चर का भी, और भी काफी सारे आर्किटेक्चर का फ्यूजन हम लोग को देखने को मिलता है। अब देखिए, इंडो सैरेसेनिक स्टाइल है ये, कॉलोनियल आर्किटेक्चर जो है ये इंडो सैरेसेनिक स्टाइल का हमें देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन आ जाए इंडो सैरेसेनिक स्टाइल क्या है, तो आर्किटेक्चरल स्टाइल ये हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, वास्तुकला की स्टाइल हम लोग को देखने को मिलती है। सैरेसेनिक कुछ नहीं है, इसमें हम लोग को सीरिया और इजिप्ट वगैरह का, मतलब वहां की जो स्टाइल हम लोग को उस जगह की देखने को मिलती है उसका एक फ्यूजन है, या फिर सीरिया और अरेबिक का फ्यूजन हम लोग को देखने को मिलता है, सैरेसेनिक स्टाइल, राइट। तो सीरिया और अरेबिक का फ्यूजन है ये। और इसमें मैंने आपको बताया मिक्स आर्किटेक्चर है, राइट। मुगल आर्किटेक्चर कोई अलग नहीं, अनोखा नहीं, इन्होंने मिक्स कर दिया है सब चीजों को। इंडिया के आर्टिस्टिक फॉर्म्स अगर कुछ अच्छे बढ़िया तरीके के होंगे तो उन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया, इसके अंदर पर्शियन स्टाइल को अडॉप्ट कर लिया, टर्किश स्टाइल को अडॉप्ट कर लिया, राइट। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, टर्किश, पर्शियन, इंडियन, तो इस स्टाइल को जो है वो उन्होंने अडॉप्ट किया हो। तो ये एक मिक्स आर्किटेक्चर फॉर्म हमें देखने को मिलता है, ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं। इसमें हम लोग को बिल्डिंग्स देखने को मिल जाती हैं, बड़े बड़े मेजेस्टिक गेट्स देखने को मिलते हैं, इमारतें, राजसी द्वार जिसको हम लोग बोलते हैं, एंट्रेंसेस जिसको हम लोग बोलते हैं, किले हैं, फोर्ट हैं, मसोलियम्स हैं। अब क्वेश्चन आएगा ये मसोलियम होता क्या है, तो मसोलियम कुछ नहीं, मकबरे को ही हम लोग मसोलियम बोलते हैं, ठीक है। पैलेस हैं और मॉस्क हैं। सराई क्या होती है गाइस, सराई वो स्पेसेस होती हैं जहां पर ट्रैवलर्स आकर स्टे करते हैं। एंशिएंट पीरियड पर, मेडिवल पीरियड पर आपको पता है कि हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे ट्रैवलर्स आए थे, चाइनीज ट्रैवलर्स हमें, स्पेनिश ट्रैवलर्स हमें देखने को मिले थे, पर्शियन ट्रैवलर्स देखने को मिले थे, राइट, तो जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये यहीं पर आकर, सराई में आकर ही रुका करते थे। तो सराई वो स्थान है, अगर क्वेश्चन आ जाए सराई जो है वो क्या है, सराय, तो वो स्थान है जहां पर ट्रैवलर्स आकर रोका करते थे। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर रहने चाहिए। अब बिल्डिंग मटेरियल, तो मुगल आर्किटेक्चर में किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है, तो आपको ज्यादातर रेड सैंडस्टोन देखने को मिलेंगे, बलुआ पत्थर जिसे आप कहते हैं, और व्हाइट मार्बल, राइट, सफेद संगमरमर हम लोग को देखने को मिलेगा, व्हाइट मार्बल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इसमें बिल्डिंग मटेरियल यानी कि भवन के निर्माण में ये सामग्री उपयोग में ली जाती है। इसकी स्पेशलिटी क्या हम लोग को देखने को मिलती है, एक तो चार बाग स्टाइल है, ये तो पहली इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को देखने को मिलती है। मसोलियम्स यानी कि आप लोग को जो मसोलियम्स देखने को मिलते हैं ना, ये मकबरे वगैरह, तो ये चार बाग स्टाइल में हम लोग को देखने को मिलते हैं। और यहां पर बुल्बोस डोम्स है। अब बुल्बोस डोम जो है वो कुछ नहीं है, ये देखो आप, ये ऊपर वाला एरिया जो दिखाई दे रहा है, ये होता है इस प्रकार का डोम, तो इसको हम लोग बुल्बोस डोम कहते हैं और कुछ नहीं है ये, राइट, बुल्बोस डोम है ये, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, हाँ। अब इसके अलावा हम लोग को और क्या चीज इसके अंदर देखने को मिलती है, बुल्बोस डोम के अलावा स्लेंडर टरेट्स। अब स्लेंडर टरेट्स क्या होता है, ये कुछ नहीं होता, ये वाली चीज आप देखो, ये देखो आप इधर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये स्लेंडर टरेट है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, इसको बोलते हैं स्लेंडर टरेट। इसके अलावा ब्यूटीफुल कैलीग्राफी जो होती है, आप जानते हैं कि राइटिंग स्टाइल हम लोग को देखने को मिलती है ब्यूटीफुल टाइप की। और अरेबिस्क्यू क्या होता है, कुछ नहीं होता, ये मतलब इस तरीके का हम लोग को देखने को मिलता है, ये इस तरीके की डिजाइन जो है वो अरेबिस्क्यू है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, यहां पर ज्योमेट्रिक पैटर्न भी आपको इनकी दीवारों पर देखने को मिल जाएंगे जो काफी खूबसूरत होता है। और इसके अलावा पिलर्स यहां पर होते हैं, दीवारें यहां पर होती हैं, पैलेस हॉल्स हम लोग को यहां पर देखने को मिलते हैं जो पिलर्स के ऊपर सपोर्टेड रहते हैं। तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा आर्चेस तो आप समझते हो आर्चेस क्या होता है, ये आर्क इस टाइप का बना हुआ है, राइट, आर्क। तो ऐसे फीचर है। छतरी क्या है, छतरी कुछ नहीं है, मैं आपको दिखाता हूं छतरी क्या होती है। छतरी से मतलब वो अपना छाता वाला छतरी नहीं है, राइट, ये वाली चीज ऊपर आपको दिख रहा है, खंड आपको दिखाई दे रहा है खाली खाली, राइट, ये वाला हिस्सा खाली खाली टाइप का जो दिख रहा है, तो इसको हम लोग छतरी बोलते हैं, ठीक है। वैसे तो ये होता है ये वाला एक्चुअल में ऊपर वाला एरिया जो मैंने भी आपको बताया, तो ये छतरी होती है। तो इसमें छतरी भी हम लोग को देखने को मिल जाती है, राइट। और भी काफी प्रकार के स्टाइल्स हम लोग को डोम्स के देखने को मिलते हैं जो कि इसके अंदर काफी पॉपुलर है। तो ये सब चीजें क्या होती हैं कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होती है, आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। मुझे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आर्ट एंड कल्चर कहां से प्रिपेयर करें, तो जो करंट अफेयर्स में आ रहा है वही प्रिपेयर करो, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं।
ताजमहल की बात करते हैं। अब ताजमहल को किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया ताजमहल को, सभी जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं। किसकी याद में बनवाया? तो उनकी बीवी मुमताज महल की याद में बनवाया। कब से कब तक बनाया? तो 1632 से लेकर 1653 के पीरियड में ये बनाया, ठीक है। और इसके अलावा यूनेस्को ने इसको 1983 में रिकॉग्नाइज किया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर। अभी देखो 1993 की हमने बात करी थी ना अभी थोड़ी देर पहले, क्या ईयर था वो, अभी फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। 1993 ही था, ये देखो आप। तो 1993 में हुमायूं टॉम को जो है वो ये बनाया गया, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को ने। और इससे पहले ही ताजमहल को दे दिया गया था, राइट, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा जो है वो ताजमहल को पहले दिया था। फिर 1993 में रेड फोर्ट को दिया था। तो इस तरीके से बिल्कुल क्लैरिटी पता, सॉरी रेड फोर्ट कह रहा हूं, हुमायूं टॉम को दिया था। और उसके बाद फिर हमने देखा कि 2007 में बाद में आकर रेड फोर्ट को भी जो है वो मिल गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा। तो इस तरीके की क्लैरिटी भी बिल्कुल अच्छे से आपको होनी चाहिए। अब देखो रेड फोर्ट जो है ये शाहजहां ने 1618 में बनवाया। तो रेड फोर्ट पहले बनवाया या फिर ताजमहल पहले बनवाया? तो पहले रेड फोर्ट बनवाया, राइट, 1618, क्योंकि 1630-32 के बाद के पीरियड में हमने देखने को मिला कि शाहजहां ने ये ताजमहल बनवाया था अपनी बीवी की याद में। तो और फिर उसके बाद शाहजहां ने जामा मस्जिद भी बनवा ली थी फिर 1656 में। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए। रेड फोर्ट पहले, तो रेड फोर्ट आप जानते हैं कि रेड फोर्ट जो मुगल रूलर्स का रेसिडेंस हम लोग को देखने को मिल रहा था। 1857 की क्रांति याद है, 1857 का रेवोल्यूशन, राइट, रिवोल्ट ऑफ 1857 हमें देखने को मिला था, जिसमें क्या हुआ था, जिसमें हम लोग को सिपॉइज देखने को मिले थे कि ये मार्च करके कहां चले गए थे? रेड फोर्ट पे चले गए थे, लाल किले पे चले गए थे। अब किसके पास गए थे उस समय? कौन बताओ आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख कर कि उस समय कौन मुगल एम्परर थे जिसके पास वो गए थे? लाल किले में रेड फोर्ट के पास जो है वो गए थे, राइट। तो ये उनका घर था, रेसिडेंस हम लोग को देखने को मिला था मुगल रूलर का, रेड फोर्ट, राइट। तो वहां पर वो जो है वो मार्च करते हुए चले गए थे सिपॉइज 1857 के समय पर। तो देखो शाहजहां को पहले बढ़िया सा घर चाहिए था, राइट, घर बनवा दिया उसने। फिर उसकी बीवी की याद में उसने ताजमहल बनवा दिया। फिर उसके बाद उसने क्या किया? जामा मस्जिद बनवा ली। फिर उसने सोचा कि चलो यार सब तो हो ही गया है, अब घर भी बन गया, मतलब बीवी की याद में भी बनवा लिया, अब थोड़ी वो कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं। तो उसने ये जामा मस्जिद बना दी दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी इस प्रकार से क्लैरिटी होनी चाहिए। और रेड फोर्ट कहां पर है? रेड फोर्ट भी दिल्ली के अंदर है। ताजमहल कहां पर है? बताने की जरूरत नहीं, सभी जानते हो, आगरा के अंदर है। अब बादशाही मस्जिद के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, अब इतनी कर ही रहे हैं तो औरंगजेब के समय पर बनी थी बादशाही मस्जिद। बादशाही मस्जिद कब बनी थी? औरंगजेब के समय पर बनी थी। कब बनाई गई थी? 1673 में बनाई गई थी। और ये लार्जेस्ट मॉस्क थी, लार्जेस्ट मस्जिद थी उस समय की, उस पीरियड की, राइट, सबसे बड़ी मस्जिद थी। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे कि आज की डेट में सबसे बड़ी मस्जिद जो है वो कौन सी है, उसका क्या नाम है, जरा बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर, इंडिया की और वर्ल्ड की, बताओ जरा। और इसके अलावा ये कहां पर लोकेटेड है? तो लाहौर में लोकेटेड है। और लाहौर जो थी वो पाकिस्तान प्रोविंस पंजाब की कैपिटल हमें देखने को मिली थी, राइट। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। बादशाही मस्जिद कहां पर है? तो लाहौर में है। और बाकी ये सब चीजें हम लोगों ने देखी, डिस्कस करी। तो ये पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ गाइस हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और इसके अलावा जनरल स्टडीज के गाइस हमारे काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनको आप ले सकते हैं। इनकी इंफॉर्मेशन कोर्सेज की मैं लास्ट में दूंगा, तो लास्ट में बने रहना अगर आपको सिविल सर्विसेज के लिए कोर्सेज चाहिए तो। और हमारे द्वारा बनाए गए जो कोर्सेज होते हैं गाइस, फुल फ्लेज गारंटी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं कि उस कोर्स के बाहर का आपसे और कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी आपकी करवाते हैं, राइट। चलो आगे की बात करते हैं। अब सभी जितने भी नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है ड्रोन सर्वे। तो ये हमारे काम की बात नहीं है, ये चीज एग्जाम में कुछ नहीं पूछी जाएगी। बट हाँ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ध्यान में रखिएगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। तो इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि जितने भी कंस्ट्रक्शन होते हैं हाईवेज वगैरह के, राइट, तो आप जो है वो उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करो, क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है ना, घोटाला हो रहा था, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं घोटाला कर देते हैं। ये क्या करते हैं, मतलब NHAI जो है वो मतलब जितने भी हाईवेज वगैरह बनवाने के लिए प्रोजेक्ट वगैरह देती है, राइट, अपने वो होता है ना, आपको पता है ठेका वगैरह जो है वो प्रोवाइड किया जाता है ठेकेदारों को। तो ठेकेदार कई बार घोटाला कर देते हैं। तो उन्होंने बोला कि हमें तो वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए, कि आप काम शुरू करने से पहले उस कंस्ट्रक्शन को जो है वो दिखाओ, और काम खत्म होने के बाद क्या किया आपने उसको आप दिखाओ, राइट। तो इस प्रकार से मॉनिटरिंग करने के लिए कहा, और कहा कि जो एक लीडर के सुपरविजन के अंदर जो है वो आप ये वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिली। बट ये सब चीजें काम की नहीं, बट ये ध्यान में रखो कि जितने भी अब NHAI के प्रोजेक्ट हैं उसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी को और अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, बस दैट्स इट। और ये इंपॉर्टेंट है,
NHAI के किस पोर्टल में ये अपलोड की जा रही है? तो डेटा लेक पोर्टल में अपलोड की जा रही है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, डेटा लेक पोर्टल जो है वो किसका है? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। ये चीज अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा। अब ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी की हम लोग चर्चा करते हैं, ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी की। तो 5 ब्रिक्स कंट्रीज हम लोग को देखने को मिलती है। जरा बताओ नीचे, अभी कुछ दिन पहले ही ब्रिक्स के बारे में हमने चर्चा करी थी, इसके नाम बताओ। इनिशियल सामने ही आपके दिखाई दे रहे हैं, तो बता ही दोगे बिल्कुल। नीचे कमेंट बॉक्स पर ब्रिक्स कंट्रीज के नाम लिखकर बताओ। तो देखो, ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी, तो बिल्कुल नाम से समझ में आ रहा है, ब्रिक्स जो नेशंस है, कंट्रीज जो है, ये 5 कंट्री हमें देखने को मिल रही है। तो इनकी यूनिवर्सिटी का एक नेटवर्क हमें ये देखने को मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव ये है एजुकेशनल कॉपरेशन करना, यानी कि सब कंट्रीज के बीच में, ये 5 कंट्रीज के बीच में एजुकेशनल कॉपरेशन होना चाहिए, रिसर्च और इनोवेशन की फील्ड में स्पेशली। और IIT बॉम्बे जो है वो हमारी तरफ से लीड इंस्टीट्यूशन हमें देखने को मिल रही है ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, बस सिंपल सी। अब आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस की यहां पर चर्चा हो रही है। तो 8वीं आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस हमें देखने को मिली है, राइट। और इसे ब्रूनी के द्वारा होस्ट किया गया है। और ब्रूनी जो है गाइस आसियान ग्रुपिंग के लिए चेयर कर रही है, मतलब कि अभी इस साल की जो हेड हम लोग को देखने को मिल रही है, चेयर कंट्री जो हमें देखने को मिल रही है वो ब्रूनी हम लोग को देखने को मिल रही है। ब्रूनी कंट्री की लोकेशन आप देखो तो ये इंडोनेशिया के साथ जो है वो ब्रूनी कंट्री हमें यहीं पर ही पास में ही जो है वो नजर आ रही है, राइट। ब्रूनी कंट्री आप देख सकते हैं, ये ब्रूनी कंट्री हम लोग को दिखाई दे रही है, साउथ चाइना सी पर है। इंडिया से आप जाओगे किसकी तरफ? ऑस्ट्रेलिया की तरफ आप जाओगे। देखो ये ऑस्ट्रेलिया तो आपको पता है ना इंडिया से कहां पर है, तो वहीं पर ही आप देखो इंडोनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड में ये हम लोग को ब्रूनी कंट्री दिखाई दे रही है यहाँ पर, राइट। तो लोकेशन वगैरह भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस साल जो है वो ब्रूनी कंट्री के पास जो है वो चेयरमैनशिप हम लोग को देखने को मिल रही है इसकी, आसियान की। और आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस जो हुई है, तो नाम से समझ में आना चाहिए कि आसियान जो कंट्रीज हैं उनके जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं वो यहां पर साथ में है। एक चीज याद रखना, आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस है ये, ठीक है, ADMM नहीं है। आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग होती तो आसियान कंट्री के जो सदस्य होते वो इस मीटिंग का हिस्सा बनते, बट ये प्लस है। प्लस का मतलब क्या हो जाता है? तो सिंपल सी चीज याद में रखिएगा, प्लस का मतलब ये होता है कि 8 डायलॉग पार्टनर जो होते हैं वो भी इसमें शामिल है, जिसमें इंडिया भी है। 8 डायलॉग पार्टनर में इंडिया भी है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, न्यूजीलैंड, रशिया और USA के साथ। और इनको प्लस कंट्री जो है वो रेफर किया जाता है। तो ADMM प्लस आ जाए या आसियान प्लस आ जाए तो 8 डायलॉग पार्टनर्स भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए, जिसमें इंडिया भी हमें देखने को मिल रही है। तो देखो ये दूसरी हम लोग को ADMM देखने को मिली थी। अब मैंने आपको क्या बताया था? आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग हुई थी ये, जिसमें आसियान के सदस्य मौजूद थे, राइट। तो ये सिंगापुर में हुई थी और 2007 में इन्होंने अडॉप्ट किया था एक कंसेप्ट पेपर को, जिसमें इन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया ADMM प्लस को। और प्लस में मैंने आपको समझा ही दिया कौन आएंगे, 8 डायलॉग पार्टनर आएंगे, जिसमें इंडिया भी शामिल है। इनका काम क्या है? तो ये सब कंट्री मिलकर किसके ऊपर फोकस करेंगे? अब डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग है तो ये टारगेट करेंगे कि ये जो क्षेत्र है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जो हमें देखने को मिलती है, तो जो एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का जो क्षेत्र हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो वहां पर सिक्योरिटी मजबूत रहे, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर यहां पर है, मीटिंग हो रही है, तो सिक्योरिटी पर ही तो बात करेंगे ना, कि सभी लोग बात करके ये टारगेट करते हैं कि यहां पर शांति बरकरार हो, स्टेबिलिटी हो, डेवलपमेंट हो और सिक्योरिटी रहे, राइट। तो इस चीज पर मेनली फोकस किया जाता है। इसमें म्यूचुअल ट्रस्ट को प्रमोट किया जाता है कि आपस में जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट जो है वो क्रिएट हो, बने, कॉन्फिडेंस डेवलप हो सभी कंट्रीज के बीच में वार्ता करके, बातचीत करके। तो ये चीज हम लोग को इसके अंदर मेनली देखने को मिलती है, राइट। और 5 एरियाज जो है गाइस, इस पर ये मेनली फोकस करते हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी, समुद्री क्षेत्र में सिक्योरिटी रहनी चाहिए। काउंटर टेररिज्म, यानी कि टेररिस्ट वगैरह को किसी भी प्रकार से जो है वो नहीं करना है, मतलब कि इग्नोर नहीं करना है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, कोई भी डिजास्टर वगैरह आता है तो सहायता करना लोगों की, डिजास्टर रिलीफ भी इसके अंदर शामिल है। पीस कीपिंग ऑपरेशन, शांति बरकरार करने के लिए ऑपरेशन। मिलिट्री मेडिसिन और 2013 में ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन भी जो है वो इसके अंदर शामिल कर लिया गया। तो ये 5+1 की एरियाज हम लोग को टोटल देखने को मिल रहे हैं। तो ये पॉइंट्स हैं जो कि आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने के, बस दैट्स इट। अब ट्यूबरकुलोसिस बहुत ही खतरनाक बीमारी हम लोग को देखने को मिल रही है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम अभी वर्चुअली हम लोग को देखने को मिला है। एक हाई लेवल इवेंट कंडक्ट हुआ है, जिसमें पूरे दुनिया भर में ट्यूबरकुलोसिस को खत्म करने के लिए जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उसे स्केल अप करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए, उसे तेजी करने के लिए जो है ये वर्चुअल हाई लेवल इवेंट हमें देखने को मिला है। इसमें डिस्कशन किया गया है कि क्या क्या एक्शंस लेने की आवश्यकता है ग्लोबल लेवल पर और कंट्री लेवल पर, यानी कि नेशनल लेवल पर सभी कंट्रीज को, जिससे कि ट्यूबरकुलोसिस को प्रिवेंट करने के लिए बढ़ाई जा सके
राइट, यानी कि तेजी लाई जा सके और 2022 के यूनाइटेड नेशन हाई लेवल मीटिंग के टारगेट को अचीव किया जा सके। तो इस पर हमें देखने को मिला है कि एक वर्चुअल मीटिंग डब्ल्यूएचओ की कंडक्ट हुई है ट्यूबरकुलोसिस को लेकर। बात करते हैं टीबी के बारे में। तो टीबी क्या है? एक इन्फेक्शियस डिजीज है। किसके कारण होती है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान में रखना है, बैसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण ये टीबी होती है। किसके कारण होती है? बैसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है और ये लंग्स को, फेफड़े को अफेक्ट करती है। और अगर क्वेश्चन आ जाए या फिर स्टेटमेंट में लिखा रहे कि क्या सिर्फ फेफड़ों को अफेक्ट करती है टीबी, क्या ओनली जो है वो इसको लंग्स को अफेक्ट करती है, तो नहीं, दूसरी साइड्स को भी अफेक्ट करती है, राइट। ऑल्सो अफेक्ट अदर साइड्स टू। और पल्मोनरी टीबी जिसे हम लोग बोलते हैं, राइट। और डिजीज जो है गाइस ये लोगों में स्प्रेड होती है। जो बीमार व्यक्ति जो होता है वो क्या करते हैं, वो जब खांसते हैं तो बैक्टीरिया हवा में चले जाते हैं, राइट, उनके खांसने से, और इसके चलते ये डिजीज जो है वो स्प्रेड होती है। तो हम क्या बोल सकते हैं? ट्यूबरकुलोसिस एक कम्युनिकेबल डिजीज हम लोग को देखने को मिलती है, फैलने वाली डिजीज है ये। और ट्यूबरकुलोसिस को खत्म करने के लिए फुली फंडेड नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान पर इंडिया जो है वो टारगेट कर रही है और फोकस कर रही है कि तेजी से हम लोग जो है वो टीबी खत्म करने के लिए ये काम जो है वो करें और टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट को बढ़ाएं नेशनल लेवल पर, जिससे कि टीबी का ट्रीटमेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके, ज्यादा से ज्यादा टीबी से पीड़ित लोगों को मिल सके, राइट। और पिछले कुछ साल की अगर हम लोग बात करें गाइस, तो हम लोगों ने 5 करोड़ टीबी के पेशेंट्स को जो है वो ठीक किया है। 5 करोड़ 50 मिलियन, यानी कि 50 मिलियन इक्वल्स टू 5 करोड़ टीबी के पेशेंट्स को हमने ठीक किया है, ट्रीट किया है। और यूनाइटेड नेशन की हाई लेवल मीटिंग का जो टारगेट है, जिसके तहत अभी 18 महीने बचे हैं और वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर 4 करोड़ व्यक्तियों का टीबी उपचार, टीबी ट्रीटमेंट और 3 करोड़ व्यक्तियों को टीबी निवारक उपचार, जिससे कि उनको टीबी ना हो, राइट। तो ये जो है वो अचीव करना है, ये अश्योर करना है कि ये वाली चीज जो है वो अचीव करें हम लोग, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। एक मिनट रुकिएगा, हाँ। तो और इसके अलावा सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूटेड इन 2020, 2020 में एक सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट भी हमने शुरू किया था। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें डिस्ट्रिक्ट्स को और स्टेट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, मार्किंग उनको दी जाती है कि वो टीबी फ्री स्टेटस को अचीव करने के लिए किस डायरेक्शन में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और अलग अलग कैटेगरीज में जो है वो स्टेट्स को और डिस्ट्रिक्ट को रखा जाता है और किस आधार पर कि कितने केसेस जो है वो टीबी के उनके यहां पर कम हो रहे हैं और कितने केसेस का वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और इंडिया की एनुअल टीबी रिपोर्ट 2020 की हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें बताया गया था कि हम लोगों ने 20 लाख के आसपास या 20.5 लाख भी आप कह सकते हो कि हम लोग को मतलब 2019 में 20.5 लाख के आसपास टीबी पेशेंट्स जो है वो देखने को मिले, रिकॉर्डेड टीबी पेशेंट्स। और पिछले साल के मुकाबले ये 14% ज्यादा है। मतलब कि हमारे लिए निराशाजनक बात है कि टीबी के केसेस इंडिया में बढ़े हैं। हमें इसे कंट्रोल करना है। और इवन इसमें यह भी बताया कि एक अच्छी बात क्या हुई है कि मिसिंग केसेस जो है गाइस, ये 2.9 लाख जो है वो रिड्यूस हुए हैं, कम हुए हैं। 2017 में 10 लाख से ज्यादा मिसिंग केस था। मिसिंग केस क्या होता है? तो आसान भाषा में जैसे कि मतलब जिनका रिकॉर्ड नहीं होता, राइट। जैसे होता है ना कि काफी सारे ऐसे केसेस होते हैं जो रिकॉर्ड में नहीं आते हैं। तो पहले जो थे वो बताया गया था कि 10 लाख से ज्यादा केसेस ऐसे हैं जो रिकॉर्ड में नहीं है, राइट। बट इस बार ये संख्या जो है वो घटी है। तो ये एक अच्छे यानी कि रिकॉर्ड हम लोग ने मेंटेन किया है। इसमें प्राइवेट सेक्टर ने मदद करी। प्राइवेट सेक्टर ने 35% तक नोटिफिकेशन को बढ़ाया, राइट, जिसमें आप कह सकते हो कि लगभग 7 लाख टीबी पेशेंट जो है उनको रिकॉर्ड में शामिल किया। और एक बुरी बात यह है कि हमारी कंट्री के अंदर 2018 में 6% बच्चों में टीबी देखने को मिला था और ये 6 से 8% बढ़ गया टीबी के केसेस, राइट। डायग्नोस हुए बच्चों में 8%, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिली है। तो ये एक थोड़ी सी जो है वो खराब बात है जिसमें हमें काम करना जरूरी है, स्पेशली बच्चों में टीबी को प्रिवेंट करने के लिए। और प्रोविजन जो है एचआईवी टेस्टिंग का, तो इसमें बढ़िया चीज हुई है कि जिन एचआईवी पेशेंट जो होते हैं ना, तो उनका टीबी टेस्ट वगैरह जो करवाया जाता है तो उसमें बढ़ोतरी हुई है, राइट। तो ये 2018 में 67% थी, 2019 में 81% हम लोग ने बढ़ोतरी कर दिया है, राइट। टीबी एचआईवी पेशेंट जो है उनकी टेस्टिंग होती है कि कहीं उनमें टीबी है कि नहीं है। तो जितने भी सभी के सभी एचआईवी पेशेंट्स को टेस्टिंग जो है वो करवाया जाता है, उनका टेस्ट करवाया जाता है टीबी का। इसके अलावा ट्रीटमेंट की सर्विसेज जो है उसको बढ़ाया गया, एक्सपेंड किया गया, जिसमें हम लोग को 12% इंप्रूवमेंट देखने को मिला ट्रीटमेंट सक्सेस रेट में, राइट। 2018 में 69% था, 2019 में 81% ये हमें देखने को मिला, राइट। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। अब हम लोग समझेंगे पीएससी के बारे में, पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में, लोक लेखा समिति के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी। क्या आप मुझे, अगर आपने पढ़ा है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर
पब्लिक अकाउंट कमिटी के हेड कौन होते हैं? हेड कौन होते हैं? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन सी अपोजिशन लीडर राइट इन लोकसभा, और ऑप्शन डी ऑल दी अबव। तो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो ऑल दी अबव तो नहीं होगा, चेयरमैन और हेड तो एक ही होते हैं, तो ऑप्शन सी अपोजिशन। पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं वो लोकसभा में जो अपोजिशन पार्टी जो होती है उसके जो लीडर होते हैं वो इसके हेड, इसके चेयरमैन हमें देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पीएसी ने अपने एजेंडा को जो है वो डिसाइड कर लिया है। आम सहमति नहीं बन पाने के कारण वैक्सीन उत्पादन और वितरण, वैक्सीन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, इस सब्जेक्ट को, इस विषय को लोक लेखा समिति के इस वर्ष के एजेंडा में शामिल नहीं किया गया है। समिति के नियमों के अनुसार जब तक किसी विषय पर, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेटमेंट जो सिविल सर्विसेज में आ सकता है, कि किसी विषय पर, किसी सब्जेक्ट पर अगर सहमति नहीं बनती है, किसी सब्जेक्ट पर अगर कंसेंसस नहीं बनता है, तब सभी सदस्यों के बीच आम सहमति नहीं होती है, जब तब किसी विषय पर विचार विमर्श जो है वो नहीं किया जा सकता। जब तक सभी सदस्य जो है वो कमेटी के अगर वो सहमत ना हो किसी सब्जेक्ट को लेकर, किसी सब्जेक्ट को एजेंडा में इंक्लूड करने को लेकर, तो फिर उस सब्जेक्ट को शामिल नहीं किया जाता। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। अब पीएसी जो है गाइस वो कब बनती है, कितने सालों में बनती है? तो हर साल पीएसी कमेटी जो है वो बनती है। इस कमेटी के अंदर 22 से ज्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए, याद रखना, जिसमें से 15 मेंबर हम लोग को लोकसभा के देखने को मिलेंगे और 7 मेंबर हम लोग को राज्यसभा की तरफ से देखने को मिलेंगे। तो लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर पब्लिक अकाउंट कमेटी में हमें देखने को मिलते हैं। और पब्लिक अकाउंट कमेटी के मेंबर्स कितने सालों तक इस कमेटी में रहते हैं? तो 1 साल के लिए सिर्फ, क्योंकि हर साल जो है ये कमेटी चेंज होती है राइट। इसके चेयरमैन को कौन अपॉइंट करते हैं? तो लोकसभा के स्पीकर। क्वेश्चन आएगा पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करते हैं? तो लोकसभा के स्पीकर आपको ध्यान में रखना है। और 1967 से हम लोग को एक कन्वेंशन देखने को मिल रहा है जो चला आ रहा है, जिसमें चेयरमैन को सेलेक्ट किया जाता है अपोजिशन पार्टी से राइट। चेयरमैन जो है वो अपोजिशन पार्टी से सेलेक्ट होते हैं। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा जो आज की डेट में हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक चीज और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना, उसमें अगर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए, जैसे कि मैंने भी आपसे क्वेश्चन पूछा था, ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी मैंने क्या रखा था, ऑप्शन बी में मैंने रख दिया होगा जैसे स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन सी के अंदर अपोजिशन पार्टी के लीडर लोकसभा के, और ऑप्शन डी में मैंने जैसे ऑल दी अबव लिखा था ना, इसमें अपन नन ऑफ दी अबव कर देते हैं, ठीक है, नन ऑफ दी अबव कर देते हैं और मेंशन कर देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, अगर ये शब्द इसमें ऐड कर दिया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पब्लिक अकाउंट कमिटी के सदस्य जो है वो कौन होंगे, यानी कि इसके चेयरमैन जो है वो कौन होंगे, तो ऑप्शन डी आप मार्क करेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में एज सच कुछ नहीं मेंशन्ड है। ये कन्वेंशन चला आ रहा है 1967 के कि 7 से कि इसके चेयरमैन जो होंगे वो अपोजिशन से सिलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, ये वाली चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। अब चीफ फंक्शन, मेन फंक्शन जो है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी का हम लोग को क्या देखने को मिलता है? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो हमारे हैं, किस आर्टिकल में कैग के बारे में मेंशन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर, कैग के बारे में किस आर्टिकल में मेंशन है? तो कैग की जो रिपोर्ट जब आती है गाइस, तो उस रिपोर्ट की ऑडिटिंग करना, उसकी जांच करना, कैग की रिपोर्ट का ये मेन काम होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का। तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब इसमें अपोजिशन के मेंबर्स को क्यों शामिल किया गया है, यानी कि उसके जो चेयरमैन जो होते हैं वो अपोजिशन की तरफ से क्यों आते हैं? बात समझ रहे हो आप? ये क्या कर रहा है ये कमेटी, मतलब प्रैक्टिकल चीज को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो। पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम क्या है? तो कैग ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत करी, कैग क्या बताएंगे कि सरकार ने क्या खर्चे किए राइट, कहां से जो है वो रेवेन्यू इनके पास रिसीव हुई, पूरी डिटेल्स कैग की रिपोर्ट के अंदर मेंशन रहती है। तो ये इस खर्चों की जांच करते हैं, ये देखते हैं अपोजिशन वाले कि सरकार कहां कहां पर खर्चा कर रही है, कहीं गलत जगह तो खर्चा नहीं कर रही, और गलत जगह खर्चा करती है तो फिर ये मीडिया पर बोलते हैं, ये हाउस के अंदर जो है वो बोलते हैं कि देखो कितनी बेकार सरकार है राइट, कि इस प्रकार से खर्चा कर रही है, गलत जगह पे खर्चा कर रही है। क्यों बोलते हैं वो? क्योंकि ये क्रॉस चेक करवाते हैं कि सरकार जो है वो सही तरीके से चले। तो एक तरह से आप ये भी कह सकते हो, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लिखने की बात आती है तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो क्रॉस चेक का काम करती है। बट इसके कुछ लिमिटेशन है, क्योंकि एक बार खर्चा हो जाता है राइट, स्पेंडिंग हो जाती है, एक्सपेंडिचर हो जाता है, तो उसके बाद ही फिर ये जांच करती है। तो ये खर्चे को तो रोक नहीं पाएगी, बट एटलीस्ट ये है कि जनता के सामने ये चीज पेश कर सकने की पावर रखती है कि जनता ने जो सरकार को अभी चूज किया है थोड़ा डिसीजन ले और हमें चूज करें इस प्रकार से राइट। तो ये अपोजिशन पार्टी इस प्रकार से कर सकती है राइट। और ये भी एक बढ़िया भी चीज हम लोग को डेमोक्रेसी के अंदर देखने को मिलती है कि जो रूलिंग जो पार्टी है, मतलब कि जिसकी सरकार है,
तो वो अननेसेसरली जो है वो खर्चे ना करे, और अगर वो कर रही है अननेसेसरली खर्चे तो अपोजिशन पार्टी जो है वो उसको हाईलाइट करके पब्लिक के सामने प्रस्तुत कर सकती है। तो ये एक बढ़िया सी चीज इसकी हमें देखने को मिलती है, राइट। तो ये वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छे से जो है वो ध्यान में रखना है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पुरानी कमिटी जो है वो कौन सी है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी आपको ध्यान में रखना है। सबसे जितनी भी कमिटीज हैं उनमें सबसे पुरानी कमेटी जो है ये बताई जाती है। इसे 1921 में सेटअप किया गया था, और किसके तहत सेटअप किया गया था, तो ये अगर क्वेश्चन आ जाए तो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आपको ध्यान में रखना है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है, रिफॉर्म जो है, उसके तहत जो है वो इसे सेटअप किया गया था पब्लिक अकाउंट कमेटी को। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर लिमिटेशंस हम लोग को देखने को मिलती हैं, जैसे कि ये मतलब हस्तक्षेप नहीं कर सकती, पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा सकती कि सरकार ने जो खर्चे किए उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा सकती, बट हाँ ये पॉइंट आउट कर सकती है कि अननेसेसरली एक्सपेंडिचर किया, राइट। इसके अलावा ये जितने भी खर्चे होते हैं सिर्फ उसी के ऊपर जो है वो टैब रख सकती है, बट कब रखेगी, जब एक बार खर्चा हो जाएगा तब। वही चीज मैंने आपको बताई, एक बार खर्चा कर लिया उसके ऊपर उसके बाद जो है ये क्रॉस चेकिंग करती है, जिससे कि मतलब चीजों को सुधारा नहीं जा सकता। बट हाँ ये चीज तो हो सकती है कि अगले टेन्योर के लिए पब्लिक जो है वो डिसीजन सही ले सके, राइट, और पब्लिक के सामने चीज आ सके, पब्लिक जो है वो एक कैलकुलेटिव जो है वो अपनी देश के लिए जो है वो सही डिसीजन ले, तो इसके लिए ये कर सकती है इस प्रकार की चीजें। इसके पास लिमिट लगाने का कोई पावर नहीं है, ये सरकार को नहीं बोल सकती, गवर्नमेंट को नहीं बोल सकती कि खर्चा मत करो। कैसे बोलेगी, अपोजिशन पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी होती है उसी का तो काम होता है पूरी चीज मैनेज करना, और रूलिंग पार्टी क्यों सुनेगी इसकी। बट हाँ एक अच्छी हेल्दी गवर्नमेंट जो होती है वो सुनती भी है उसकी कमियां, राइट, जो मतलब एक सरकार के अंदर कुछ कमियां चल रही है, राइट, क्योंकि देखो सरकार जो है वो एक आदमी की तो होती ही नहीं है, मतलब बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं कि नहीं। तो ये एक बढ़िया भी चीज है रिफॉर्म लाने की, तो इस तरीके से भी आप मेंस में उपयोग कर सकते हैं, राइट, कि पब्लिक अकाउंट कमेटी से हम लोग को रिफॉर्म भी देखने को मिल सकता है, राइट। और एक बड़ा स्कोप है पब्लिक अकाउंट कमेटी का रिफॉर्म लाने के लिए। सरकार अपनी गलतियों को जो है वो चेक कर सकती है, अपोजिशन से सुन सकती है और फिर उस पर काम कर सकती है। बट हमारे यहाँ तो लड़ाई झगड़ा होता है आज की डेट में, राइट, हाउस के अंदर आप देखिए तो चिल्ला चोट हो जाती है, राइट। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। और इसके अलावा ये डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरवीन नहीं कर सकती, हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कैसे करेगी, अपोजिशन में है ना, राइट, पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसके अलावा कोई भी रिकमेंडेशन जो ये कमेटी देती है वो सिर्फ एडवाइजरी होता है, राइट, सिर्फ सिफारिशें होती हैं, और इन सिफारिशें जो है उसे मिनिस्टर्स इग्नोर भी कर सकते हैं। वो मिनिस्ट्रीज के ऊपर है, मिनिस्टर्स के ऊपर है, सरकार के ऊपर है, मतलब कि जो रूलिंग पार्टी है उसके ऊपर है कि उसे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। इसके अलावा विभागों डिपार्टमेंट जो होते हैं उनके द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उस पर रोक लगाने की भी इसके पास शक्ति नहीं। कैसे होगी, लॉजिक लगाओ, अपोजिशन में है ये, राइट। इसके अलावा ये कोई भी ऑर्डर इशू नहीं कर सकती, राइट, और पार्लियामेंट जो है वो फाइनल डिसीजन लेती है, राइट, इसकी जांच के ऊपर जो भी ये जांच करती है उस पर पार्लियामेंट जो है वो अपना डिसीजन लेती है। तो ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्लियर रखने हैं। आगे की चर्चा करते हैं। तो हमारी कंट्री के अंदर सी प्लेन सर्विसेज को लेकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमें देखने को मिल रही है, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ जो है वो एक एमओयू साइन किया, और इस एमओयू के तहत हमारी कंट्री के अंदर सी प्लेन सर्विसेज जो है वो डेवलप हो रही हैं। तो सी प्लेन सर्विसेज कौन से प्लेन होते हैं, तो ये देखो आप, ये एम्फीबियन प्लेन्स भी इसको हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्फीबियन प्लेन्स। तो ये ऐसे प्लेन हैं जो कि किस पे चलते हैं, पानी के ऊपर चलते हैं। ये पानी है, आपको शायद दिख गया होगा, समझ गए होगे आप, ये पानी हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो पानी पर ये प्लेन चलते हैं। जैसे कि नॉर्मल जो प्लेन होते हैं वो उनको क्या चाहिए होता है, उनको एक वो चाहिए होता है, रनवे चाहिए होता है टेक ऑफ करने के लिए, है ना। तो इनको कोई रनवे की आवश्यकता नहीं है। पानी जो है वो, पानी पर जो है वो, ये मतलब आपने देखा ही होगा, इसके बारे में मुझे समझाने की क्या जरूरत, तो पानी पर ही ये चलकर उड़ान भर लेते हैं। तो हमारी कंट्री के अंदर ये हमें देखने को मिल रहा है। अब देखो सवाल ये उठ सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन तो है इसके अंदर, ये तो बिल्कुल कोई दोहराया नहीं है क्योंकि प्लेन्स की बात हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवे क्यों आ गई, राइट। तो आप लॉजिक लगा सकते हो कि सर ये पानी के ऊपर प्लेन चल रहे हैं ना, तो इसलिए जरूरी है कि इसके जो एरोड्रोम जो होंगे, यानी कि जिस जगह पर, जैसे कि पोर्ट होता है ना, पोर्ट बंदरगाह जो होता है, वहां पर शिप आकर खड़ी होती है, राइट। तो वैसे ही ये भी वाटर एरोड्रोम बनाने का जिम्मा जो होगा वो किसका होगा, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज का, राइट। तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज इसके अंदर शामिल है। इंडिया की पहली सी प्लेन सर्विस कब शुरू हुई थी, तो 2020 में शुरू हुई थी। कहां पर, अहमदाबाद में, साबरमती रिवर फ्रंट और केवाड़िया के बीच में हुई थी। तो ये पॉइंट अच्छे से ध्यान में रखना, केवड़िया और साबरमती रिवर फ्रंट के बीच में जो है वो इंडिया की पहली सी प्लेन सेवा जो है वो अक्टूबर 2020 में शुरू हुई थी। तो ये चीज जो है वो पूछी आपसे जा सकती है।
एमओयू के अंदर डेवलप किया जा रहा है नॉन शेड्यूल और शेड्यूल ऑपरेशन। अब ये नॉन शेड्यूल और शेड्यूल ऑपरेशन क्या होते हैं? शेड्यूल ऑपरेशन का मतलब होता है कि आपको पता है कि किस दिन जो है वो फ्लाइट निकल रही है। जैसे कि आज की डेट में आप सर्च करोगे कि आपको अपनी सिटी से कहीं और जाना है तो आपको फ्लाइट्स की डिटेल मिल जाएगी। आज से एक हफ्ते बाद की, 10 दिन बाद की, आपको पूरी एक महीने, दो महीने, तीन महीने की आपको टिकट जो है वो मिल जाएंगी। वो क्या है? शेड्यूल्ड है, पहले से ही प्रोग्राम शेड्यूल है कि प्लेन जो है वो उड़ने वाला है इस तारीख को इतने बजे। नॉन शेड्यूल का मतलब कि पहले से ऑपरेशन शेड्यूल नहीं है, राइट। तो ये दोनों ही प्रकार की सी प्लेन सर्विस जो है वो शुरू करेगी इंडिया के अंदर। और सी प्लेन सर्विसेज जो है गाइज ये डेवलप किए जा रहे हैं रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का आम नागरिक के तहत। तो क्वेश्चन आएगा उड़े देश का आम नागरिक किस मिनिस्ट्री के अंदर है ये स्कीम? तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर है ये स्कीम। क्या आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि कितने सालों के लिए ये स्कीम हमें देखने को मिल रही है? क्या इसका कोई टाइम पीरियड है या नहीं है? तो देखिए करेक्ट आंसर इज 10 ईयर्स। 2016 में ये स्कीम लाई गई थी और 10 ईयर्स के लिए, 10 सालों के लिए ये स्कीम हमें देखने को मिलती है। तो ये चीज आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। मैंने कई बार आपको उड़े देश का आम नागरिक के बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। और शिपिंग मिनिस्ट्री जो है गाइज इसने ये आइडेंटिफाई करती है और डेवलप करती है, जैसे मैंने आपको बताया एरोड्रोम्स को। कौन से एरोड्रोम को? वाटर फ्रंट के एरोड्रोम्स को, और दूसरे जो भी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है वो शिपिंग मिनिस्ट्री जो है वो फुलफिल करती है। और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का क्या काम होता है? तो ये जितने भी पोटेंशियल एयरलाइन ऑपरेटर्स हैं उनको सिलेक्ट करती है बिडिंग प्रोसेस के थ्रू। बोलती है एयरलाइन ऑपरेटर्स को कि आओ बोली लगाओ और आप अपनी सर्विस, जैसे कि हम लोग को अलग अलग प्लेन की सर्विस देखने को मिलती है ना, एयर इंडिया हो गया, इंडिगो हो गया, ना जाने कितनी सारी, स्पाइस जेट हो गया, मेरे ख्याल से स्पाइस जेट बंद हो गई शायद, राइट। तो ये सब हम लोग को एयरप्लेन सर्विसेज देखने को मिलती हैं और मतलब इनको जो है वो ऑफर करती है इनके ऑपरेटर्स को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की, आओ और इस जगह पर आप ऑपरेशन अपने शुरू कर सकते हो। और ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये समझौता ज्ञापन जो है, इसका क्या लाभ होगा? तो नए जल हवाई अड्डों के विकास, इनका डेवलपमेंट होगा, वाटर एरोड्रोम्स का, और नए सी प्लेन मार्ग यानी कि नए सी प्लेन रूट जो है उसके संचालन में तेजी लाने में मदद करेगा ये एमओयू, जो अभी हमें रिसेंटली देखने को मिल रहा है। और इनहेंस करेगा, बढ़ावा देगा कनेक्टिविटी को, राइट, हमारी कंट्री के अंदर, और प्रमोट करेगा इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन को, और बूस्ट करेगा टूरिज्म इंडस्ट्री को। और इससे टूरिज्म जो है वो इंक्रीज होगा, होटल बिजनेसेस जो है वो लोकल लेवल पर इंक्रीज होंगे और लोकल लेवल पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब एस्टैब्लिश जो किया जा रहा है वाटर एयरपोर्ट्स को, तो इससे क्या होगा गाइस? तो इससे बढ़ावा होगा, मतलब इंक्रीज होगा जो करंट लेवल जो हम लोग का देखने को मिल रहा है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज का, जैसे कि हेल्थ केयर का, एजुकेशन का, कम्युनिटी हाउसिंग का, तो उसमें बढ़ोतरी होगी, उसमें वृद्धि हम लोग को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं उड़ान स्कीम के बारे में। उड़े देश का आम नागरिक इसका फुल फॉर्म है। 2016 में ये स्कीम जो है वो लाई गई थी, 2016 में। और ये स्कीम जो है वो कितने सालों के लिए है? क्वेश्चन अगर आ जाए तो 10 ईयर्स के लिए ये स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये क्लियरली बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, 10 ईयर्स के लिए। इसमें रिवाइव किया जाता है एयर स्ट्रिप और एयरपोर्ट्स को। हमारी कंट्री के अंदर अनसर्व्ड और अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट्स जो होते हैं, तो उनमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने के लिए ये स्कीम है। और आम जनता जो है, कॉमन मैन जो है, उसे सस्ते रेट में जो है वो फ्लाई करने का मौका देती है ये स्कीम। और वाकई में लिटरली बहुत सस्ती, मैं तो बता रहा हूं 1500 रुपए से लेकर 1900 रुपए में मैंने अपने छोटे भाई को गोवा भेजा था। मेरे पेरेंट्स जो हैं उनके लिए मैंने टिकट करवाई थी अराउंड मेरे ख्याल से 1800 या 1900 या 2000 के आसपास या 2500 के आसपास टिकट करवाई थी, और लॉन्ग डिस्टेंस की बढ़िया, मतलब कि भोपाल से दिल्ली की टिकट भी आप मान के चलो 1500 1600, बट हाँ 2-3 महीने पहले करा लेना तो आराम से सस्ती टिकट मिल जाएगी। मतलब मान के चलो कि सेकंड एसी और थर्ड एसी की जो रेट्स होते हैं ना ट्रेन के अंदर, उसके बराबर टिकट्स होती हैं, बट थोड़ा जल्दी करा लोगे तो फायदा मिलेगा। मैंने भी आपको बताया था कि ये हमारी कंट्री के अंडर सर्व्ड और अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगी। तो अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट कौन से होते हैं गाइस? तो जहां पर एक दिन में मान के चलो कि एक ही फ्लाइट जा रही है और एक ही डेस्टिनेशन पर जा रही है, तो एक दिन में एक फ्लाइट ऑपरेट हो रही है, मतलब कि अंडर सर्व्ड, यानी कि पूरी तरह से फुल पोटेंशियल से जो है वो उस एयरपोर्ट पर काम नहीं हो रहा, फुल पोटेंशियल से वहां पर एयरलाइन सर्विस नहीं देखने को मिल रही। और अनसर्व्ड का मतलब वहां पर कोई भी ऑपरेशन नहीं हो रहा है। तो ऐसे जो एयरपोर्ट्स होते हैं, जो ऑलरेडी एयरपोर्ट हैं अवेलेबल, तो वहां पर बढ़ाएगी, तेजी लाएगी ऑपरेशन में, राइट। ये वाली स्कीम उड़े देश का आम नागरिक। इसमें सेंटर जो है, केंद्र जो है वो फाइनेंशियल मदद जो है वो करती है, फाइनेंशियल इंसेंटिव जो है वो प्रोवाइड करती है
एयरलाइन ऑपरेटर्स को भी, क्योंकि उनको भी जो है वो लॉस नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का, राइट, उनके लिए भी जो है वो कमाई होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि घाटे में चल रहे हैं वो लोग, तो इस पर ध्यान देती है केंद्र सरकार। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उड़ान 4.1 क्वेश्चन आएगा, उड़ान 4.1 में क्या है, तो इसमें हम लोग स्मॉलर एयरपोर्ट्स पर टारगेट कर रहे हैं, छोटे छोटे एयरपोर्ट पर टारगेट कर रहे हैं हम लोग, स्पेशल हेलीकॉप्टर्स और सी प्लेन रूट्स के ऊपर टारगेट कर रहे हैं कि जो पास पास का जो डिस्टेंस है वहां पर हेलीकॉप्टर के थ्रू ही लोगों को भेज दिया जाए। आज की रेट में तो 2 सीटर प्लेन्स भी हमें देखने को मिल रहा है और बहुत ही सस्ते दाम पे, 1500 रुपए 2000 में 2 सीटर प्लेन। और 2 सीटर प्लेन का फायदा यह है कि जैसे कि कभी मान के चलो कि अगर 2 सीट में से 1 सीट अगर खाली रहेगी तो आपके लिए वो प्राइवेट प्लेन बन जाएगा, या फिर आप 2 लोग जा रहे हो तो आपको प्राइवेट प्लेन का जो है वो वैसा मिलेगा। और काफी जगहों पर ये शुरू हो गई ये सब सर्विसेज, राइट। और ये छोटे प्लेन्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, और मतलब जैसे काफी छोटे प्लेन होते हैं, और आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, वीडियोस वगैरह इसके अवेलेबल है। कुछ नए रूट्स जो हैं ये प्रपोज किए गए हैं सागरमाला सी प्लेन सर्विस के अंडर। और सागरमाला सी प्लेन सर्विस जो है वो क्या है, तो ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज का। एम्बिशियस प्रोजेक्ट है सागरमाला सी प्लेन सर्विस, और ये प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग को एक स्पेशल पर्पस व्हीकल देखने को मिलता है, यानी कि इस प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के और इंप्लीमेंटेशन के लिए सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड हमें देखने को मिल रही है। यानी कि सागरमाला सी प्लेन सर्विस जो है उसके लिए ये कंपनी जो है वो लाई गई है, यानी कि ओपन की गई है, और ये कंपनी जो है इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो होगा मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का हमें देखने को मिलेगा, राइट। तो ये चीज है, और इसका काम क्या है गाइस, ये कनेक्टिविटी को आसान बनाना, मतलब यानी कि जो रिमोट लोकेशंस होती हैं, दूर दराज के एरियाज होते हैं जहां पर पहुंचना मुश्किल होता है, राइट, तो वहां पर कनेक्टिविटी जो है वो क्रिएट करना। और साथ ही साथ देखो हमारे इंडिया के पास कोस्ट लाइन है, राइट, एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है। बताओ जरा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कितने किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन है। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है ये सब, फैक्चुअल क्वेश्चन, ये तो पता होने चाहिए, नहीं पता तो थोड़ा याद करो और लिख दो नीचे, क्योंकि लिख दोगे तो चीजें लंबे समय के लिए याद रहेंगी। तो हमारे इंडिया की कोस्ट लाइन कितने किलोमीटर की है बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। तो हमारी जो इतनी बड़ी जो कोस्ट लाइन है उसमें पोटेंशियल है कि हम लोग जो है वो सी प्लेन सर्विस को शुरू कर सकते हैं, और हमारी कंट्री में बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारी वाटर बॉडीज हैं जिनका इस्तेमाल करके हम लोग सी प्लेन ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें इसके अंदर हमें देखने को मिल रही है, और उड़ान स्कीम के तहत रूट जो है वो ऑपरेट किए गए हैं। तो ये सब पॉइंट्स है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और पेपर 2 से रिलेटेड गाइस सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर 3 के टॉपिक्स को। देखिए वीवा टेक की यहां पर बात हो रही है, तो वीवा टेक जो है गाइस ये लार्जेस्ट डिजिटल और स्टार्टअप इवेंट हम लोग को देखने को मिलता है यूरोप का। 2016 में पेरिस में हर साल जो है ये इवेंट हो रहा है, राइट। वीवा टेक ये जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया जाता है पब्लिसिस ग्रुपे के द्वारा, जो कि एक प्रोमिनेंट, काफी प्रमुख एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कॉन्ग्लोमेरेट है, मतलब कि काफी सारी एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कंपनी जो है उनका एक ग्रुप हमें देखने को मिलता है। और लेस एकॉस जो कि फ्रेंच मीडिया लीडिंग ग्रुप हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीजें वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ध्यान में रखने की, सिंपल सी चीज डायरेक्ट पूछी आएगी कि वीवा टेक क्या है। तो यूरोप के अंदर एक बड़ा इवेंट होता है जिस इवेंट में जितने भी लोग टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम के होते हैं वो सबके सब एक साथ आते हैं, और यहाँ पर एग्जीबिशन होता है, पैनल डिस्कशन होता है, अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं, और स्टार्टअप के कॉन्टेस्ट वगैरह भी जो होते हैं, प्रोग्राम्स वगैरह भी हम लोग को देखने को मिलता है कॉम्पिटिशन के। बस सिंपल सी चीज ये वीवा टेक के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, यूरोप का एक इवेंट है। अब देखो आदि प्रशिक्षण पोर्टल की यहां पर बात हो रही है। प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग, तो प्रशिक्षण पोर्टल जो है गाइज ये सेंट्रल रिपोजिटरी है। केंद्र सरकार क्या कर रही है, रिकॉर्ड्स बनाकर रखती है, राइट, कि जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के द्वारा और अलग अलग मिनिस्ट्रीज के जो डिवीजन हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनके द्वारा जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, नेशनल सोसाइटी फॉर एजुकेशन ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस जिसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स फंड करती है, और नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे हमें देखने को मिलती है, तो उनके जितने भी प्रोग्राम चल रहे होते हैं तो उसका एक रिकॉर्ड हम लोग को यहाँ पर प्रशिक्षण पोर्टल पर देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर ट्राइबल ट्रेनिंग जितनी भी हो रही है हमारी कंट्री के अंदर, तो उनके रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर केंद्र जो है वो रखती है प्रशिक्षण पोर्टल के तहत। जीआई सर्टिफाइड जलगांव बनाना, क्वेश्चन आ सकता है कि जलगांव बनाना जो है उसको सर्टिफिकेशन जो है वो कहाँ का मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेशन कहाँ का मिला है, तो 2016 में इसको जीआई टैग मिला था। और जलगांव बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट हम लोग को महाराष्ट्र की देखने को मिलती है, ये चीज याद रखिएगा, महाराष्ट्र के अंदर ये बनाना है गाइस, जैसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो मिला है 2016 में, तो याद रखना। और ये रजिस्टर्ड किसके साथ है, निसर्ग राज कृषि विज्ञान केंद्र जो हमें देखने को मिलता है जलगांव में, तो उसके पास ये जीआई टैग है।
राइट, जलगांव बनाना का। जलगांव डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र की है। इंडिया की बात करें गाइस तो बनाना के मामले में हम लोग लीड करते हैं, हम लोग मतलब प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर के मामले में बनाना को प्रोड्यूस करने के मामले में लीड करते हैं पूरे दुनिया भर में। पूरे दुनिया भर में 25% मान के चलो कि बनाना का आउटपुट हमारी तरफ से आता है। और जो 70% से ज्यादा प्रोडक्शन कौन सी स्टेट्स में होता है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो ये चीज आप थोड़ी सी बनाना के बारे में याद रखिएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडिया लॉन्च करने वाली है डीप सी मिशन। तो जिस तरीके से गाइस हमारी इसरो 35 साल पहले, तो इसरो का गठन कब हुआ था, कब स्टैब्लिश हुई थी इसरो, बताएंगे आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 ये दिन था जिस दिन इसरो जो है वो स्टैब्लिश हुई थी 35 साल पहले। तो जिस प्रकार से इसरो का काम होता है स्पेस को एक्सप्लोर करना, स्पेस में मौजूद वेरियस ऑब्जेक्ट्स को, प्लैनेट्स को, स्टार्स को ढूंढना, वैसा ही अब डीप सी मिशन के थ्रू हमें देखने को मिलेगा, डीप ओशियन मिशन के थ्रू हमें देखने को मिलेगा कि हम लोग अपने समुद्र को जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। और देखिए बताया ये जाता है कि जितना हम लोग स्पेस को एक्सप्लोर कर चुके हैं उसका 10% भी हम लोगों ने अपने समुद्र को एक्सप्लोर नहीं किया है। तो अब अपने हमारी कंट्री का जो जोन है, समुद्री जोन जो है वो, उसको हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं इस डीप ओशियन मिशन के तहत। इसमें फोकस किया जा रहा है डीप सी माइनिंग के ऊपर, खदानें हम लोग जो है वो देखने को मिलेगी हम लोगों को, राइट। और ओशियन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज भी इसके अंदर शामिल की गई हैं। अंडर वाटर व्हीकल्स को इसमें शामिल किया गया। अब आप बोलोगे सर ओशियन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विस क्यों शामिल की गई है? तो टेम्परेचर लेवल जो इंक्रीज होता है उसका इफेक्ट कहां पर नजर आता है? सी लेवल के बढ़ने पर नजर आता है, क्योंकि ग्लेशियर्स, आइस शीट मेल्ट होती है, मेल्ट होंगी तो समुद्र का स्तर बढ़ेगा ना। तो ये जो ओशियन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विस है ये बताएगी, इंफॉर्मेशन भी वेरियस जो है वो देती रहेगी कि किस प्रकार से जो है वो और एक्शंस लेने। और कई बार हम देखते हैं कि समुद्र का लेवल इंक्रीज हो गया है, टेम्परेचर लेवल जैसे ही इंक्रीज होता है, और आपने अगर एनवायरमेंट की क्लास जो है वो अटेंड करी होगी, ईवीएस का कोर्स लिया होगा, तो आपको पता है इसकी ईवीएस के कोर्स में हमने किसके बारे में बात करी है? एक्वेटिक इकोसिस्टम में। और हमने क्या समझा था कि हल्का सा भी अगर समुद्र का टेम्परेचर चेंज होता है तो भारी मात्रा में प्रजातियां जो होती हैं वो मर जाती हैं, स्पीसीज मर जाती हैं। तो ये बताएगी कि क्या स्थिति हम लोग को ओशियन में रियल टाइम बेसिस पर देखने को मिल रही है, राइट। अंडर वाटर व्हीकल के ऊपर हम लोग काम करेंगे, वेरियस टेक्नोलॉजी के ऊपर हम लोग काम करेंगे इस मिशन के तहत, राइट, कि समुद्र के नीचे जो है वो बहुत सारी, जैसे कि अंडर वाटर व्हीकल जो है वो जा सके, मतलब कि ऐसी गाड़ियां जो समुद्र के नीचे चले, आसान सिंपल शब्दों में। अंडर वाटर रोबोटिक्स के ऊपर भी हम लोग काम करेंगे और ऐसी टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करेंगे इस मिशन के तहत। अगले 5 साल में बताया जा रहा है कि इस मिशन में हम लोग 4077 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, डीप ओशियन मिशन जो है वो किस मिनिस्ट्री के तहत हम लोग को देखने को मिलेगी, कौन सी इसकी नोडल मिनिस्ट्री है? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस आपको याद रखना है। इसमें 6 कंपोनेंट शामिल किए गए हैं। एक तो मैंड सबमर्सिबल, यानी कि क्या है, एक ऐसी डिवाइस होगी, राइट, ऐसी गाड़ी होगी जो कि 3 लोगों को समुद्र के नीचे 6000 मीटर तक लेकर जाएगी। समुद्र में जो लोग नीचे जाएंगे उनको साइंटिफिक सेंसर का सूट जो है वो पहनाया जाएगा और टूल्स वगैरह ऐसे दिए जाएंगे उनको जो कि उनकी मदद करेंगे डीप सी। और इंटीग्रेटेड माइनिंग सिस्टम भी होगा माइनिंग करने के लिए। किस चीज की माइनिंग करने के लिए? पॉलीमेटेलिक नोड्यूल की माइनिंग करने के लिए। तो इसके बारे में भी आगे चल के बात करेंगे, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स होते क्या है। और साथ ही साथ मैंने आपको बता ही दिया, ओशियन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विस जो है वो हम लोग इसमें बनाने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग डीप सी फ्लोरा और फौना, यानी कि समुद्र के नीचे जो प्लांट्स और एनिमल्स की जो प्रजातियां हैं, तो उनको भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, सर्च करेंगे। और आपको बता दें गाइस कि बहुत सारी ऐसी प्रजातियां समुद्र के नीचे हैं जिनके बारे में तो हम जानते ही नहीं है। और इवन माइक्रोब्स वगैरह को भी सर्च किया जाएगा। और साथ ही साथ हाइड्रोथर्मल मिनरल्स, इनके सोर्सेस कहां कहां पर हैं, इसको एक्सप्लोर किया जाएगा। साथ ही साथ प्रीशियस मेटल्स जो धरती के क्रस्ट पर जो ये पाए जाते हैं, तो ये होते हैं हाइड्रोथर्मल मिनरल्स। तो इसको हम लोग सर्च करने वाले हैं, एक्सप्लोर करने वाले हैं समुद्र के नीचे। इसके अलावा ऑफ शोर ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर्ड डीसैलिनेशन प्लांट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो देखिए, मैंने आप लोग को एनवायरमेंट की क्लास में ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन या ओशियन थर्मल प्रोजेक्ट्स के बारे में भी हमने चर्चा करी है, आपको ऑलरेडी पता ही हुआ है। तो आप जानते हैं कि किस प्रकार के ये प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो काम करते हैं एनर्जी पावर के प्रोडक्शन के ऊपर, जो है ये प्रोजेक्ट काम करते हैं, राइट। एनर्जी प्रोडक्शन के ऊपर ये प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। इसके अलावा एडवांस्ड मरीन स्टेशन
ओशियन बायोलॉजी के लिए हम लोग लेकर आएंगे, हम जो है वो एक्सपर्टिज्म को बढ़ाएंगे ओशियन बायोलॉजी की फील्ड में और ओशियन इंजीनियरिंग की फील्ड में। इस कंपोनेंट का मेन एम यह है कि हम लोग की जितनी भी रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च, उसे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में ट्रांसफर करेंगे या ट्रांसलेट करेंगे, यानी कि जो रिसर्च जो होती है वो थ्योरेटिकल होती है, तो उसे प्रैक्टिकल बनाएंगे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के थ्रू और प्रोडक्ट्स डेवलप करेंगे ऑन साइट बिजनेस इंक्यूबेटर फैसिलिटीज के, राइट। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलने वाली है। और इंडिया का जो बड़ा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, तो आप जानते हैं गाइस, मैं पहले भी ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ चुका हूं कि हमारी जो कोस्टल लाइन है उससे कितने दूर का एरिया जो होता है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का हमें देखने को मिलता है। तो ये 200 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया हम लोग को देखने को मिलता है इंडिया की कोस्ट लाइन से, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का एरिया होता है, राइट। तो इतना बड़ा जो हमारा जो एरिया है, इतनी बड़ी जो हमारे पास मरीन पर ढूंढने की, यानी कि मतलब इसके जो रिसोर्सेज है उसको एक्सप्लॉइट करने की इतना एरिया, इतनी क्षमता है, तो हम लोग करेंगे ना। और हमारा सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन जो है उसको हम लोग एक्सप्लॉइट करेंगे, देखेंगे उसमें क्या क्या मिनरल्स हैं, क्या क्या मटेरियल्स हैं। और इंडिया को यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, इन्होंने सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन का 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अलॉट किया है। और यहां पर पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स मिलने वाले हैं जिसको हम लोग सर्च करेंगे। और ये जो एरिया है गाइज, यहां पर मेटल्स, आयरन, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, ऐसे हम लोग के पास मेटल देखने को मिलने वाले हैं। और इवन पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मेंस में उपयोग करेंगे आप, कि इस प्रोजेक्ट से अगर हम 10% भी यहां पर मौजूद जो मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, उसको अगर निकाल लें, एक्सप्लॉइट कर लें, तो अगले 100 सालों के लिए हमें पावर के लिए किसी कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी फुलफिल हो जाएगी हमारी अगले 100 सालों के लिए। तो इतना इसके अंदर पोटेंशियल है। अब चलो बात करते हैं आपकी पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के बारे में। ये होते क्या है, देखो ये दिखते ऐसे हैं, दिख रहा है आपको, ऐसे दिखते हैं, ये छोटे छोटे गोल गोल टाइप के होते हैं, आलू की तरह हम लोग को देखने को मिलते हैं, लिटरली आलू की तरह ही। और ये आलू की तरह ही इसमें थ्योरी में भी लिखा हुआ है, ये पोटैटो शेप के होते हैं, आलू जैसे दिखते हैं। मैग्नीज नोड्यूल होते हैं, मैग्नीज होता है इसके अंदर, राइट। आयरन और मैग्नीज इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। और इसके अलावा इसी आलू के अंदर मतलब आयरन मैग्नीज के निकल भी होता है, कॉपर भी होता है, कोबाल्ट भी होता है, लेड होता है, मॉलीबेडेनम हम लोग को देखने को मिलता है, कैडमियम देखने को मिलता है, वेनेडियम देखने को मिलता है, टिटेनियम देखने को मिलता है, कॉपर भी होता है, कोबाल्ट भी होता है, निकल भी होता है। और कॉपर, कोबाल्ट, निकल जो है गाइस, इसकी हम लोग को इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है। और भारी मात्रा में है ये, अबंडेंस में है ये पूरे दुनिया भर के सी फ्लोर्स में, इस प्रकार के पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। क्लियर है आपको यहां तक बातें? अब देखो हम लोग चर्चा करेंगे इनलैंड वेसल्स बिल के बारे में। तो ये वेसल्स जो होती है, वेसल क्या होता है, ये हम लोग को शिप देखने को मिलता है, यानी कि छोटे छोटे स्टीमर हो गए, शिप हो गए, इस टाइप के छोटे छोटे से, राइट, जो कि कहां पर घूमते हैं, ये नदियों पर घूमते हैं हमारी कंट्री के अंदर। इनलैंड जो वाटरवेज हैं वहां पर ये घूमते हैं, राइट। तो इनलैंड वेसल बिल 2021 को अप्रूवल मिल गया है। ये बिल रिप्लेस कर रहा है 1917 के, देखो कितना पुराना, 1917 के समय का हमारे पास इनलैंड वेसल कानून है, तो उसको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, राइट। अब ये सेफ्टी के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि देखो पानी की सेफ्टी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि ऐसे जो वेसल्स होते हैं कई बार उनमें कुछ ऐसे पेंट्स लगे रहते हैं जो कि कार्सियोजेनिक होते हैं, जिसके कारण से एक्वेटिक स्पीसीज को जो है वो नुकसान पहुंचता है। तो ये सब चीजें भी इसके अंदर शामिल की जा रही हैं। सिक्योरिटी को ध्यान में रखना है कि यार हर कोई, मतलब जैसे कि हो सकता है ना कि ये मतलब जैसे कि हमारे कोस्टल एरिया के आसपास अगर कोई ऐसी शिप आ रही है, राइट, जो कि नोन नहीं है, राइट, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो खतरा हो सकती है। जैसे कि टेररिस्ट अटैक भी आपको पता है कि 2008 में 26/11 का जो मुंबई में टेररिस्ट अटैक हमें देखने को मिला था, तो उसमें टेररिस्ट जो आए थे वो सी रूट के थ्रू आए थे। अब देखो, अब मैं ये नहीं बोल रहा टेररिस्ट की बात नहीं कर रहा, बट मैं ये बात कर रहा हूं कि इलीगल चीजें हो सकती है, स्मगलिंग हो सकती है सी रूट के थ्रू, तो उसमें ऐसे वेसल्स को रजिस्टर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि नहीं, उनको मॉनिटर करना भी जरूरी है। और देखो इस बिल के तहत बताया जा रहा है कि पूरी कंट्री के लिए एक यूनिफाइड सिंगल लॉ हमें देखने को मिल रहा है, इंस्टेड ऑफ सेपरेट रूल्स स्टेट्स के लिए, यानी कि स्टेट के लिए कोई सेपरेट रूल फ्रेम नहीं किए गए, एक सिंगल रूल जो है वो पूरी कंट्री के लिए बताया जा रहा है। इसमें जो सर्टिफिकेट जो प्रोवाइड किए जाएंगे ये पूरी कंट्री के लिए वैलिड होंगे, सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में वैलिड होंगे, स्टेट की सेपरेट परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। तो ये चीज इसके अंदर मेंशन कर दिया गया। इसमें एक सेंट्रल डेटाबेस क्रिएट किया जाएगा जहां पर जितनी भी जो है ये वेसल्स हैं, शिप्स हैं, इनकी रिकॉर्डिंग की जाएगी, डिटेल्स जो है वो इनकी रखी जाएगी, राइट, इनके रजिस्ट्रेशन की, इनके क्रूज की डिटेल जो है वो रखी जाएगी, और इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर पूरी डिटेल्स जो है वो रखी जाएगी, डेटाबेस जो है वो तैयार किया जाएगा। इसके अंदर बताया जा रहा है कि जो प्रोपेल्ड वेसल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक नहीं कहोगे आप, मतलब कि इसमें इंजन जिसमें लगा रहता है,
राइट, जिसमें इंजन नहीं लगा रहता, तो उन सभी को जो है वो रजिस्टर करना जरूरी यहां पर बताया जा रहा है। और जो नॉन मैकेनिकल है, राइट, इसको इनरोल किया जा सकता है डिस्ट्रिक्ट, तालुक, पंचायत और विलेज लेवल पर। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। अब इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें इंडिया के अंदर, तो इंडिया का जो नेविगेबल वाटरवे है, जिसमें रिवर्स मौजूद हैं, नहरें वगैरह, कैनाल्स वगैरह जो है वो मौजूद हैं, बैक वाटर्स, क्रीक्स, ये सब चीजें जिसमें मौजूद हैं, तो इसमें हमारे पास 14,500 किलोमीटर का पोटेंशियल है, जिसमें हम लोग सामान को, गुड्स को जो है वो ले जा सकते हैं। और ये अब आप जानते हैं कि वाटरवेज जो होता है वो क्या है, इको फ्रेंडली मोड हम लोग को देखने को मिलता है, फ्यूल एफिशिएंट मोड हमें देखने को मिलता है। आप ट्रेन में भरकर ले जाओगे और आप एरोप्लेन से ले जाओगे और आप शिप से ले जाओगे तो काफी सस्ता और एनवायरमेंट फ्रेंडली जो मोड होगा वो वाटरवे का हम लोग को देखने को मिलेगा। बचपन से आप ये चीज पढ़ते आ रहे हो। और नेशनल वाटरवे एक्ट 2016 के तहत हम लोगों ने नेशनल वाटरवेज 111 डिक्लेयर किए हैं। तो याद रखना, 2016 का एक कानून है, नेशनल वाटरवे कानून, जिसके तहत 111 वाटरवेज हम लोगों ने डिक्लेयर किए हैं एज अ नेशनल वाटरवे के तौर पर। और हल्दिया वाराणसी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो बनेगा, हल्दिया वाराणसी नेशनल वाटरवे जो है वो कौन सा नेशनल वाटरवे, तो नेशनल वाटरवे 1 किस नदी के ऊपर है, तो गंगा नदी के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। और इसको तैयार किया जा रहा है, इसको एक्सपेंड किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस के थ्रू। और इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी है हमारी, जो कि इंप्लीमेंट कर रही है जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट को। और इसमें कितना खर्चा किया जा रहा है, 5370 करोड़ रुपए जो है वो खर्चा किए जा रहे हैं इसके अंदर। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आप लोग को थोड़े से ध्यान में रखना है। अब देखो, चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमें देखने को मिल रहा है। तो ये देखो, ये है ईस्टर्न पूरा कॉरिडोर हम लोग को नजर आ रहा है, हमारा ईस्टर्न इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो इसी का ही हिस्सा जो है वो ये चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साइन किया है 484 मिलियन यूएस डॉलर का लोन एग्रीमेंट, जिसके तहत हम लोग अपनी ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को इंप्रूव करेंगे और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को तेजी करेंगे, यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में तेजी लाएंगे इस पैसों से। इसमें बताया जा रहा है चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है वो बनाया जाएगा बेहतर, और तमिलनाडु के अंदर ये हमें कॉरिडोर देखने को मिल रहा है। और ये चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है वो इंडिया का ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का पार्ट है। तो ये जो पूरा ईस्ट कोस्ट जो है ये इकोनॉमिक कॉरिडोर हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। और ये वेस्ट बंगाल से लेकर कहां तक का है, तमिलनाडु तक का हम लोग को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देखने को मिल रहा है। अब ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होते क्या है, ऐसे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या आंसर लिखोगे, तो गाइस ये ऐसे कॉरिडोर होते हैं जिसमें मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सर्विस होती है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सर्विस मतलब कि आप पोर्ट पर आए, जैसे कि हमें पोर्ट देखने को मिल रहा है, समुद्र बंदरगाह देखने को मिल रहा है, वहां पर जो है वो आप सामान को यानी कि शिप के माध्यम से वो कर सकते हो, राइट, भेज सकते हो। इनलैंड वाटरवेज की मदद से आप हमारी जो इंडियन वेसल्स हैं उसके माध्यम से सामान को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, वहां पर ट्रेन के माध्यम से सामान को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, वहां पर आप रोडवेज के माध्यम से सामान को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो मल्टी मॉडल यानी कि मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट सर्विस यहां पर इस कॉरिडोर में अवेलेबल होती है। अब क्या है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इंडस्ट्री बनाती है प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्री को चाहिए होते हैं रॉ मटेरियल। तो होता क्या है कि सभी स्टेट्स का जो मेन आर्टरी होती है, मेन आर्टरी का मतलब सभी स्टेट का जो मेन हाईवे होता है, सभी स्टेट का एक सिंगल मेन हाईवे जो हमें देखने को मिलता है, राइट, जो स्टेट के बीच से जाता है और वहां पर उसके आसपास हम लोग को इंडस्ट्रीज वगैरह देखने को मिलती है, यानी कि उस हाईवे में। तो जितनी भी लाइन से स्टेट्स की जो इंडस्ट्रीज वगैरह जहां जहां पर है, तो उन सभी रोड्स को जो है वो कनेक्ट कर दिया गया है और एक कॉरिडोर बना दिया गया है, जिससे कि ऐसा रोड जो है जो कि फास्ट हम लोग को कनेक्टिविटी देखने को मिल सके और इंडस्ट्री की नीड्स को फुलफिल कर सके, इंडस्ट्रीज तक जल्दी रॉ मटेरियल लेकर मतलब पहुंचा सके और इंडस्ट्री से गुड्स वगैरह को पोर्ट तक जो है वो पहुंचा सके, राइट, पोर्ट तक, जिससे कि पोर्ट के माध्यम से एक्सपोर्ट हम लोग कर सकें और हम लोग जो है वो कमाई कर सकें, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। इसमें इंटीग्रेट किया जाता है इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को और ओवरऑल इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट इसके अंदर हमें देखने को मिलता है, जो कि बढ़ता है, राइट। अब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है गाइज, ये हम लोग को क्या क्या इसके अंदर देखने को मिलते हैं, क्या क्या वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है रोडवेज और रेलवेज का। पोर्ट हम लोग को देखने को मिलते हैं जिसमें स्टेट ऑफ आर्ट कार्गो हैंडलिंग इक्विपमेंट है, जैसे कि सामान को चढ़ाना उतारने के पूरे इक्विपमेंट्स यहां पर मौजूद है वर्ल्ड क्लास के। मॉडर्न एयरपोर्ट्स बनाए गए हैं, राइट। स्पेशल इकोनॉमिक क्षेत्र हम लोग को इंडस्ट्रियल एरियाज के देखने को मिलते हैं। लॉजिस्टिक पार्क है, मतलब कि ऐसा पार्क या ट्रांसशिपमेंट हब जहां पर आप चूज करो, बताओ आप तो कि आपको अपने सामान को रोडवेज के थ्रू, रेलवेज के थ्रू, वाटरवेज के थ्रू, एयरवेज के थ्रू, किसके थ्रू ले जाना है बताओ आप तो बस, मतलब कि एक जगह से पूरा सामान किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से ले जाया जा सकता है। और नॉलेज पार्क जो कि फोकस करते हैं कि इंडस्ट्री की जो भी नीड्स है उसको फुलफिल करें।
और कॉम्प्लीमेंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि टाउनशिप और रियल एस्टेट। अब देखो जहां पर भी इंडस्ट्री होती है उसके आसपास रियल एस्टेट सेक्टर भी होता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल वर्कर्स को आसपास ही रहना रहता है ना। अब वो दूर दराज से थोड़ा इंडस्ट्रियल वर्कर, और इंडस्ट्री हम लोग को देखने को मिलती है शहर के थोड़े से बाहर रहती है, तो आसपास के एरिया पर रियल एस्टेट भी हम लोग को देखने को मिलता है। तो सिग्निफिकेंस, महत्व क्या है इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का? तो एक तो ये कनेक्टिविटी को बढ़ा देता है इंडस्ट्रियल हब्स के साथ, राइट, और पोर्ट्स के साथ, जिससे कि हम लोग जो है वो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और इस प्रकार की चीज होने से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है बहुत ज्यादा, राइट, बहुत भारी मात्रा में, और हमारा प्रोडक्शन होता है। और 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है हमारे पास, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हम लोगों ने चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को एक्सटेंड कर दिया है कोची पर कोयम्बतूर के थ्रू, और अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, फिर हम लोग को हैदराबाद वरंगल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देखने को मिलता है, हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, हैदराबाद मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। फिर ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को हम लोगों ने विजाग चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ शामिल किया है फेज 1 के अंदर। ओडिशा इकोनॉमिक कॉरिडोर है, और दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमें देखने को मिलता है। और जो डेवलपमेंट किया जा रहा है इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट का, वो किसके थ्रू किया जा रहा है? तो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ट्रस्ट के थ्रू, इस ट्रस्ट के थ्रू जो है वो किया जा रहा है। तो ये चीज आप लोग थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। तो ये पूरा ओवरऑल टॉपिक था। अब गाइस देखो, आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रॉक ऑन कर रहा है, तो नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल हमें देखने को मिल रहा है। तो नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल जो है, इसकी पहली एनिवर्सरी हुई है 28 मई 2021 को। नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल की बात करेंगे तो ये जॉइंट इनिशिएटिव है मिटी का, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का, और नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD का, और नासकॉम का, राइट। नेशनल ई गवर्नेंस इसकी बात करें डिवीजन की, तो 2009 में इसे क्रिएट किया गया था एक इंडिपेंडेंट स्पेस मतलब बिजनेस डिवीजन के तौर पर। और ये डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे मिटी के द्वारा सेटअप किया गया था, तो उसके अंडर थी है, राइट। और नासकॉम की बात करें तो ये नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री है, एपेक्स बॉडी है, सबसे टॉप लेवल की बॉडी, हम लोग को आईटी और आईटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेक्टर की इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। और एक सेंट्रल हब के तौर पर ये काम करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, जो कि न्यूज, लर्निंग, आर्टिकल, इवेंट्स, एक्टिविटीज सभी के हम लोग को देखने को मिलते हैं इंडिया और इंडिया के बाहर भी, राइट। तो सेंट्रल हब के तौर पर काम करती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मेंस में आपसे पूछी जा सकती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन ये एज इट इज आप याद रखिएगा कि एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर या फिर मशीन, कंप्यूटर या मशीन की ऐसी एबिलिटी कि वो ह्यूमन के ब्रेन को मिमिक करती है, उसकी कॉपी करती है। जैसे कि ह्यूमन जो होते हैं वो सीख सकते हैं एग्जाम्पल से, अपने एक्सपीरियंस से, जैसे कोई कोई गलती करता है, गलती करने के बाद सीख लेता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ऐसे ही कुछ है कि अपने प्रीवियस एग्जाम्पल से, अपने एक्सपीरियंस से सीखती है, ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करती है, समझती है, रिस्पॉन्ड करती है लैंग्वेजेस में, और डिसीजन लेती है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, और कंबाइन करती है सिमिलर एबिलिटीज को, इसी प्रकार की पूरी एबिलिटीज को कंबाइन करके काम करती है, राइट। और बिल्कुल जैसा ह्यूमन काम करता है वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करने की क्षमता रखती है। इसके अंदर कॉम्प्लेक्स चीजें भी इन्वॉल्व है, जैसे कि किसी पर्टिकुलर डेटा को फीड कर दो मशीन के अंदर, और मशीन जो होगी वो उस डेटा का इस्तेमाल करके अपने हिसाब से रिएक्ट करेगी, राइट, अलग अलग सिचुएशन में। इसका उपयोग अलग अलग इंडस्ट्री में, फाइनेंस और हेल्थ केयर सर्विस में जो है वो किया जा रहा है, काफी ज्यादा इसका उपयोग। और साथ ही साथ एक रिपोर्ट के थ्रू पता लगा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग जो है वो 45% तक बढ़ गया है लॉकडाउन के समय पर, कोरोना वायरस के समय पर। रीसेंट एग्जांपल की बात करें, कोरोना वायरस के समय पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड चैटबॉट हम लोग को देखने को मिला था, जिसका उपयोग किया गया है माई गॉव के द्वारा, माई जीओवी के द्वारा कम्युनिकेशन को इंश्योर करने के लिए। जुडिशियल सिस्टम में सुपेस पोर्टल हमें देखने को मिलता है, जो कि जजेस की मदद करता है लीगल रिसर्च वगैरह में, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। बाकी ICRISAT जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर सोइंग ऐप है। तो ये देखता है कि वेदर कैसा है, उसका डेटा देखता है, रेनफॉल का डेटा देखता है, और बिल्कुल एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करता है, हमारे किसानों को बताता है, लोकल किसानों को, कि उन्हें क्या प्लांट जो है वो मतलब यानी कि कौन से प्लांट जो है वो उगाने चाहिए, जैसे कि उनको बेटर प्रोडक्टिविटी जो है वो मिले, किस बीज को जो है वो बोना चाहिए, तो वो बताता है। डिजास्टर मैनेजमेंट के मामले में फ्लड फोरकास्टिंग मॉडल है, बिहार के अंदर इसे शुरू किया गया था, पूरे इंडिया में शुरू किया जा रहा है। ये 48 घंटे पहले ही बता देगा कि फ्लड आने वाली है कि नहीं आने वाली है, बाढ़ आने वाली है कि नहीं आने वाली है। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे रिस्क मैनेजमेंट के पर्पज के लिए, राइट, जैसे कि कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो इंप्रूव हो जाए, राइट, डिजिटाइजेशन के थ्रू फ्रॉड डिटेक्शन में इसका इस्तेमाल जो है वो होता है। इसके अलावा इनिशिएटिव जो लिए गए हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बूस्ट करते हैं, जैसे कि नेशनल स्ट्रेटजी
फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति आयोग की है, हम लोग को देखने को मिली है स्ट्रेटेजी 2018 की, जो कि फोकस करती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सभी के लिए होना चाहिए। इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लाई गई सन 2000 में, राइट, 2020 में, सॉरी 2020 में। और इसके अलावा ये क्या एड्रेस करती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करो एजुकेशन करिकुलम के अंदर, राइट। और ये राइट स्ट्रेटेजिक स्टेप्स जो है वो लिया जाए, जिससे कि इंकरेज किया जाए कोर और अप्लाइड रिसर्च को एजुकेशन की फील्ड में। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने भी साइन किया है एक एमओयू माइक्रोसॉफ्ट के साथ, जिसमें स्कूल्स को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, डिजिटलाइज किया जा रहा है। इसमें एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल हमें देखने को मिल रहा है, आश्रम स्कूल हमें देखने को मिल रहा है, और भी काफी सारी चीजें जो मिनिस्ट्री के अंडर आ रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत। और यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव भी है, जिसमें हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया मिलकर क्या कर रहे हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी रिलेशनशिप को अपने बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में। और 2020 में इंडिया ने ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को GPAI को ज्वाइन किया, जो कि एक फाउंडिंग मेंबर हमें देखने को मिलता है, जो कि ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर काम करता है। रेस 2020 की बात करें, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020, ये ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया गया था नीति आयोग के द्वारा और मीटी के द्वारा। ये मेगा वर्चुअल समिट हम लोग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की देखने को मिली थी। एक प्रोग्राम भी है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है सभी इंडियन युवाओं को अर्बन एरियाज पे, रूरल एरियाज पे, रिमोट कॉर्नर्स पे, कि वो ह्यूमन सेंट्रिक डिजाइनर बन सकते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को डिजाइन करने की उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और जिससे कि वो एक रियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोल्यूशन जो है वो बनाए। इकोनॉमिक और सोशल इंपैक्ट जो आज की डेट में हमें इंडिया के अंदर देखने को मिल रहा है, जो भी इश्यूज हमारे कंट्री के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जो है वो बनाए। इसके अलावा हम लोग को कुछ बैरियर्स देखने को मिलते हैं, राइट, कुछ बाधाएं हम लोग को देखने को मिलती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में या उसको अडॉप्ट करने में। तो हमारे पास अभी भी हमारी इंडियन कंपनीज के पास बहुत कम अंडरस्टैंडिंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, उसके बेनिफिट को लेकर अवेयरनेस भी नहीं है, और साथ ही साथ इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो नहीं पाता है। स्टार्टअप्स वगैरह जो है वो काफी कम उभर कर आ पाते हैं, स्टार्टअप्स के पास आइडिया होता है बट उनको फंडिंग नहीं मिलती, राइट। तो ये एक बड़ी जो है वो दिक्कत है, एक बड़ा बैरियर है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेंड टैलेंट की कमी है, हमारे पास जो है वो लोग नहीं है जो कि ट्रेंड हो, या ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है ज्यादा, राइट। तो ये चीज इसकी हमें देखने को मिलती है। एक मिनट, आज पता नहीं ये थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है, मतलब सेंसिबिलिटी इसकी ज्यादा तेज हो गई लगता है सेंसर। चलो, ग्लोबल लेसन से हमें क्या सीखना चाहिए, मतलब कि पूरे दुनिया भर में जो हम देख रहे हैं कि आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है, जैसे कि चाइना, USA, इजराइल, ये लीड करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में। तो इनसे हमें सीखना चाहिए कि इन्होंने किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में जो है वो काम किया, काम आगे बढ़ाया, ठीक है। फिर इसके अलावा बताया गया कि क्लियर सेंट्रल स्ट्रेटेजी और पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर, ज्यादा फोकस पॉलिसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में होनी चाहिए। स्पेशली पेरेंट कंट्रोल की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, ऐसे एरियाज पर काम करना चाहिए, उस पर ज्यादा मैनेज करना चाहिए, जिससे कि ज्यादा लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ट्रस्ट आए और लोग इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। कोलैबोरेशन होना चाहिए सरकार का कॉर्पोरेट्स के साथ, एकेडमिया के साथ, यानी कि सभी का एक साथ कॉर्पोरेशन होना चाहिए, जिससे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में जो है वो और रिसर्च की जा सके और डेवलपमेंट जो है वो किए जा सके एक अच्छे कोलैबोरेशन के थ्रू, राइट। तो ये सब चीजें हैं जो आप मेंस में जो है वो उपयोग कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है तो। और इसी के साथ हमारे पूरे टॉपिक्स फिनिश होते हैं, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए अच्छे लगे हैं तो लाइक का बटन हिट करिएगा, चैनल को और लेक्चर को शेयर करिएगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि हमारे कुछ कोर्सेज हैं जो कि जनरल स्टडीज में आपका सिलेक्शन करवाएंगे, जनरल स्टडीज को आपकी बेस्ट करा देंगे, क्योंकि हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी तैयारी करवाते हैं। तो पॉलिटी का कोर्स है गाइस, पूरी कोर्स की डिटेल दी हुई है स्क्रीन पर A to Z। और देखो, सभी कोर्सेज के अंदर जितने भी हम कवर करते हैं, वीडियो लेक्चर्स होते हैं, स्टडी मटेरियल मिलता है, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और डेमो क्लास भी है। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो आंख बंद करके कोर्स लें, आप पहले डेमो क्लास देखें, फ्री डेमो क्लास है, और फिर उसके बाद जो है वो आप कोर्स ले सकते हैं, राइट। और मैं इंश्योर करता हूं कि कोर्स में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो चीज हम कमिट करते हैं वो पूरी की पूरी करवाई जाती है, और पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो फिनिश करवाया जाता है हर एक टॉपिक का। और मेरे जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं और जो सिविल सर्विसेज की सीरियसली तैयारी करते हैं, तो वो पूरा बंडल जो है ये लेते हैं, यानी कि हर एक कोर्स लेते हैं, और बाकी फिर आपके ऊपर। देखो, मैंने इंडिविजुअल भी इसलिए रखे हैं पूरे कोर्सेज को, कि जैसे कि कई बार स्टूडेंट जो होते हैं उनका कोई सब्जेक्ट वीक होता है, तो वो पहले उस सब्जेक्ट पर काम करते हैं, फिर दूसरे सब्जेक्ट पर काम करते हैं, और फाइनेंशियल स्ट्रेन भी होती है ना, कई बार हमें देखने को मिलता है स्टूडेंट्स की। जो वैसे ही मैंने फीस जो है वो काफी कम रखी हुई है, बट फिर भी एक हेल्प जो है वो स्टूडेंट को मिल जाती है, राइट। तो एनवायरमेंट का कोर्स गाइस अवेलेबल है, फिर हमारा इकोनॉमिक्स का कोर्स अवेलेबल है, और सीसेट का कोर्स अवेलेबल है, हिस्ट्री का फुल फ्लेज कोर्स अवेलेबल है, राइट। और
यूपीएससी 2021 के लिए टेस्ट सीरीज है और करंट अफेयर्स का ये पैकेज अवेलेबल है। और नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, कोर्स से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। और करंट अफेयर्स के पेड पैकेज में आपको क्या मिलता है, तो अब से आपको करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। डेली लेक्चर जो आप ये देखते हैं इसकी आपको पीडीएफ दी जाती है, आपको इसके हैंडआउट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वीकली कंपाइलेशन आपको दिया जाता है रिवीजन के लिए, और आपको मंथली मैगजीन दी जाती है रिवीजन के लिए। इतना सब कुछ मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में। ये ऑफर भी है, इस ऑफर को भी आप चाहे तो ले सकते हैं। करंट अफेयर्स के एमसीक्यू की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अब आपको मेंस आंसर राइटिंग के बारे में भी जो है वो बता देता हूं मैं, कि मेंस आंसर राइटिंग भी हमारे पास अवेलेबल है गाइस। एक कोर्स है उसका, इसको भी आप ले सकते हैं, जिसमें आपके 70 से ज्यादा क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। इस कोर्स के बाद आप के आंसर जो होंगे यूपीएससी लेवल के बनना शुरू हो जाएंगे। और प्रीलिम्स की प्रैक्टिस अलग नहीं होती है, प्रीलिम्स और मेंस की प्रैक्टिस इंटीग्रेटेड होती है। अगर आप चाह रहे हैं कि एक साल में जो है वो एग्जाम को निकालना, तो आप इस कोर्स को जरूर जो है वो ज्वाइन करें। राइट, 3 मंथ्स का ये कोर्स है जिसमें आपको आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी करवा दी जाती है। इसके अंदर 6 ऐसे भी इंक्लूडेड है, पर्सनल गाइडेंस आपको दिया जाता है, जीएस पेपर 1 2 3 4 इसके अंदर कवर्ड है, यूपीएससी लेवल का इसमें असेसमेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो चलो फिर अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगी मंडे को। संडे वाले दिन आपका कल जो है वो संडे है, संडे वाले दिन आपका रिवीजन लेक्चर आता है, रिवीजन सीरीज आपकी आती है जिसको आपको कवर करना होता है, और आपके पास जो है वो वीकली जो है वो कंपाइलेशन दिया जाता है रिवीजन का। और देखिए, संडे के दिन लेक्चर नहीं आता है उसका मतलब ये नहीं है कि संडे की न्यूज हम लोग छोड़ देते हैं। न्यूज एक भी नहीं छूटती है, संडे की न्यूज मंडे को कवर होती है। कभी कभी संडे को ज्यादा न्यूज आ जाती है तो मंडे ट्यूसडे वाले दिन न्यूज कवर हो जाती है। देखो यहाँ पर मेनली ये जो लेक्चर्स आपके चलते हैं गाइस, ये लेक्चर वो नहीं है मतलब ब्रेकिंग न्यूज वाले कि बिल्कुल न्यूज आई और आपको दी जाती है। न्यूज के पीछे पूरी चीज जनरल स्टडीज के साथ लिंक करके पूरा मटेरियल तैयार किया जाता है और आपको फुल फ्लैग चीजें दी जाती है। क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज जो है वो कॉमन मैन देखते हैं और सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स अपना ये करंट अफेयर्स वाला लेक्चर देखते हैं इस चैनल पर, करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। तो चलो, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करो और शेयर यार जरूर किया करो। तो चलो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।